चलिए, तो लास्ट आपसे मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे आप लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करोगे। दीस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड। कैसे ग्राइंडेड लिक्विड लिमिट डिवाइस था, क्या करना था उसमें, वो सब प्रोसेस आपको बताया था। फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लो इंडेक्स? फ्लो इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है? फ्लो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लो इंडेक्स? क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लो इंडेक्स? लॉस, चेंज और स्लोप लॉस। किस चीज का लॉस? लॉस किस चीज का? शेयर स्ट्रेंथ का। यस, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। आपको एक चीज बताई थी कि जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स होगा, हायर इज द वैल्यू ऑफ द फ्लो इंडेक्स, लोअर विल बी द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। हायर इज द वैल्यू ऑफ द फ्लो इंडेक्स, लोअर विल बी द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ये पॉइंट आपसे कल डिस्कस किया था। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ कि जो कप था उसमें कप कितनी हाइट से ऊपर नीचे फॉल करता है? कप कितनी हाइट से ऊपर नीचे फॉल करता है? 10 mm या 1 सेंटीमीटर बोल दो। हाँ, 10 mm बोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर तक बोल सकते हो। दैट कट जो था, कट अप्रोक्सीमेटली वो कट लगभग कितने डिस्टेंस तक फ्लो होना चाहिए? कट पार्ट लगभग सॉइल उसमें कितने डिस्टेंस तक फ्लो करना चाहिए? 13 mm तक। यस, 12-13 mm के आसपास ये वैल्यू सजेस्ट। 10 mm तो वर्षा हाइट ऑफ फॉल होता है। एक ओके, ठीक है, वो ऊपर चला गया था कमेंट। 13 तक। यस, 13 mm, 12 mm, 12.5 mm के आसपास स्पेसिफाई करी गई है, तो उसको हमने लगभग 13 mm लिख लिया था। ये चीज आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट आपको बताया था कि भाई लिक्विड लिमिट एट लिक्विड लिमिट जनरली शेयर स्ट्रेंथ कितना देखा जाता है सॉइल्स का? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी आपको कि मोस्ट ऑफ द सॉइल्स एट लिक्विड लिमिट हैज अ वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। कितना अप्रोक्सीमेटली? मोस्ट ऑफ द सॉइल्स का लिक्विड लिमिट पे एक पर्टिकुलर 27 कितनी वैल्यू होगी? 27। आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द सॉइल्स एट लिक्विड लिमिट हैज अ shear strength of approximately equal to 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, वैल्यू बताई थी आपको, 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू बताई थी। अब मुझे ये वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताओ। ये सेम वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताइए। ये सेम वैल्यू मुझे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताओ। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये सेम वैल्यू कन्वर्ट करके बताइए। यस, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये सेम वैल्यू मुझे कन्वर्ट करके बताओ कितना आएगा। करो कन्वर्ट। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना आ रहा है? और जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम में इतना सिग्निफिकेंट रोल है यूनिट्स का, बहुत सिग्निफिकेंट। यस, 2.64 के आसपास आएगी वैल्यू। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल है उस एग्जाम में यूनिट्स का। आप ऑब्जर्वेशन करोगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जो सिर्फ आप अगर यूनिट के साथ प्रॉपर्ली तरह से आप वर्क करना जानते हो ना, अगर आप प्रॉपर तरह से यूनिट के साथ वर्क करना जानते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो यूनिट की हेल्प से क्लियर कर लोगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। सो वैल्यू आ रही है आपकी 2.6 के आसपास निकल कर आ रही है। देखो जरा क्या वैल्यू होती है आपके पास। 27 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा आपका? ये 270 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 270 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, 270 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 270 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा। एक सेकेंड, 27 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ठीक है, आपके पास ये बन जाएगा कितना? 270 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नाउ आप यहाँ पे एक काम करो, आप इसको, ये बेसिकली आपके पास में क्या है, 270 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यू अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, न्यूटन इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम इंटू जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है किसी तरह की।
वैल्यू है आपके पास में 27 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू है 27 स्क्वायर। इसको आपने कन्वर्ट करा तो कितना आ जाएगा आपका ये, यस 10 टू द पावर ऊपर पहुंचेगा ये 1000, यस 270 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करना जी से, आप इसको जी से मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसको जी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी लगभग 2700 के आसपास। आप इसको जी से मल्टीप्लाई करना है 2700 के आसपास बनेगी, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा जी से मल्टीप्लाई करते ही। और किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे देन दैट विल बिकम अराउंड 2.7 के आसपास। 2.7 बनेगा अगर मैं जी की वैल्यू का 10 लेके चलूंगा। आपने मेरे ख्याल से 9.81 कंसिडर किया होगा, ठीक है, आपने 9.81 कंसिडर किया होगा, उसके हिसाब से आपका 2.6 के आसपास आ रही होगी वैल्यू। सो अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.7, ठीक है, हाँ 9.81 आपने लिया होगा। अगर मैं 10 लेके चलूंगा तो 2.7 आ जाएगी आपके पास ये वैल्यू। सो 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ये भी मिल सकती है लिखी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू भी आपको लिखी मिल सकती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि एट लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट पे क्या होता है, at liquid limit all the soil possess same negligible shear strength, all the soil possess same negligible shear strength। और ये negligible ही है, ये वैल्यू एक तरह से negligible ही है। आप अगर देखोगे ना shear strength चैप्टर में soil की shear strength काफी अच्छी निकल के आती है, ये बहुत negligible ही वैल्यू है एक तरह से, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर ही तो आ रही है, 2.7 जीरो के बराबर ही आ रही है, तो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है। सो क्या स्टेटमेंट है आपके पास में कि एट लिक्विड लिमिट ऑल द सॉइल पजेस सेम नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ, सेम नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ। इसकी वैल्यू कितनी है लगभग आपके पास में, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो अराउंड 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से भी याद रखना इसको, इस तरह से भी इसको क्या करोगे आप याद रखोगे, ठीक है, इस तरह से भी इसको याद रखना 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस यूनिट्स में भी याद रखिएगा वैल्यू को। सो अलग अलग यूनिट में आपको वैल्यू लिखवाई हुई है, इस यूनिट में भी आप इसको याद रखना 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कई बार हो सकता है कि आपसे इस यूनिट में भी पूछ लेते हैं, इस यूनिट में भी आपसे पूछ लेते हैं। आपको पता है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ द लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट जितना हाई होता है कंप्रेसिबिलिटी उतना ज्यादा रहता है, कंप्रेसिबिलिटी उतना ज्यादा रहता है, कंप्रेसिबिलिटी उतना ज्यादा रहता है, या फिर आप कहो कि वॉल्यूम चेंज उतना ज्यादा निकल के आता है, वॉल्यूम चेंज उतना ज्यादा निकल कर आता है। मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यू लिखो कुछ, ठीक है, एक टेबल में बनाऊंगा, वो कुछ वैल्यू लिखो आप यहाँ पे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक लिक्विड लिमिट्स की वैल्यू बताई जा रही है। एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ स्पेसिफिक डाटा है विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, कुछ स्पेसिफिक डाटा है विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली सॉइल्स हैं, हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉइल्स के लिए मैं आपको लिक्विड लिमिट की वैल्यू बता रहा हूँ, कितनी कितनी वैल्यू निकल के आती है। लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपको कुछ वैल्यू बता रहा हूँ, देखो जरा, इधर लिखोगे आप क्या, टाइप ऑफ सॉइल, एक टेबल बना लो मेरे साथ साथ, टाइप ऑफ सॉइल, एंड इधर क्या लिखोगे, लिक्विड लिमिट लिखोगे, किसमें, परसेंटेजेस में। परसेंटेज में एमसीक्यूज वगैरह में यहाँ पे छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कहीं पे, लाइक अगर आप गेट में चांसेस कम रहता है बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में चांस बन सकता है। गेट में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता डायरेक्टली आपसे वैल्यूज के, इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। या फिर जो स्टेट वगैरह के आपके एग्जाम्स होते हैं एई के जेई के, वहां पे भी इस तरह के डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या वैल्यूज हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, फर्स्ट होगा आपका ग्रेवल, सेकंड हो गया आपका किसके लिए, सैंड्स के लिए। फर्स्ट हो गया आपका ग्रेवल, सेकंड हो गया आपका सैंड के लिए। मुझे ये बताओ जरा कितनी वैल्यूज होंगी ग्रेवल एंड सैंड के लिए, लिक्विड लिमिट क्या आना चाहिए, ग्रेवल एंड सैंड के लिए कितना आना चाहिए लिक्विड लिमिट, कितना आएगा लगभग ग्रेवल एंड सैंड के लिए लिक्विड लिमिट, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि पैरामीटर ही वैलिड नहीं है वहाँ पे। ये जो आप पैरामीटर पढ़ रहे हो ना, आपको पता है कि जो कंसिस्टेंसी आपका पूरा का पूरा टॉपिक है ये फाइन ग्रेन सॉइल में वैलिड है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए टॉपिक डिफाइंड है, कोर्स ग्रेन में इसकी कोई किसी तरह की सिग्निफिकेंस नहीं है। सो क्या लिखोगे यहाँ पे सिंपल आप ये मेंशन कर लो कि नॉन, ये कैसा होता है, नॉन प्लास्टिक, बेसिकली कैसे है, नॉन प्लास्टिक सॉइल्स है ना, तो कोई किसी तरह का लिक्विड लिमिट डिफाइंड नहीं है, कोई किस तरह का लिक्विड लिमिट डिफाइंड नहीं है, नॉन प्लास्टिक लिख लो आप यहाँ पे, कोई किस तरह का लिक्विड लिमिट यहाँ पे क्या है, डिफाइंड नहीं है आपके लिए, कोई किस तरह का लिक्विड लिमिट डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में आएगा, नेक्स्ट थर्ड वन विल बी व्हाट, नॉन प्लास्टिक बोलने का मतलब है नॉन प्लास्टिक सॉइल्स हैं, लिक्विड लिमिट डिफाइंड नहीं है यहाँ पे इनके लिए, ये पैरामीटर डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। थर्ड आपके पास में आ जाएगा क्या, सिल्ट, थर्ड आएगा सिल्ट। फोर्थ लिखेंगे हम किसके बारे में, फोर्थ लिखेंगे आपसे क्ले के बारे में, क्ले। फिफ्थ आएगा फिर से क्ले, एंड सिक्स्थ आएगा आपके पास में फिर से क्ले, सिक्स्थ आएगा फिर से क्ले। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्ले है, ये वाला है आपका एलुवियल सॉइल, अभी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे, एलुवियल सॉइल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ये क्ले है एलुवियल, एलुवियल क्ले है,
ठीक है, ये एलुवियल क्ले है, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा जब आपसे मैं क्लासिफिकेशन का स्टार्टिंग करूंगा। जिस समय पे मैं आपसे क्लासिफिकेशन डिस्कस करना शुरू करूंगा वहां पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा एलुवियल सॉइल क्या होता है। सो ये क्ले कौन से वाला है, ये है एलुवियल सॉइल, बेसिकली एलुवियल क्ले है एक तरह से। ठीक है, ये क्ले कौन सा रहेगा आपके पास में, ये है ब्लैक कॉटन सॉइल, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, एक तरह से ब्लैक कॉटन है, ये ब्लैक कॉटन है। एंड ये वाला कौन सा क्ले है, ये है आपके पास में बेंटोनाइट है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा। ये है बेंटोनाइट, ठीक है, ये क्ले है बेंटोनाइट। तो ये क्ले था एलोवियल, ये क्ले है ब्लैक कॉटन, और ये क्ले है कौन सा, बेंटोनाइट है। इनकी वैल्यूज को मेंशन कर लो, अब आप इनकी वैल्यूज को मेंशन कर लो, यहाँ पे वैल्यू रहेगी आपके पास लगभग, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रहेगी आपके पास सिल्ट के लिए लगभग 30 से 40 के बीच में रहेगी, 30 से 40 के बीच में रहेगी, 40 से 150 हो जाएगा लगभग, यहाँ पे लगभग 400 से लेके अराउंड 500 तक आप मान सकते हो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग 500 से लेके लगभग 800 तक हो जाएगा, 800 तक हो जाएगा आपके पास में। सो ये सब वैल्यूज रहती हैं, ये सब कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन बेस्ड आपको डाटा बताया गया है। तो आप यहाँ पे एक बात देखोगे ऑब्जर्व करके कि फाइन ग्रेन सॉइल की लिक्विड लिमिट कितनी हाई निकल के आ रही है, मतलब ग्रेवल सैंड तो नॉन प्लास्टिक है, कोई वैलिड ही नहीं है उनके लिए, तो पैरामीटर वैलिड ही नहीं है, इस परसेंटेजेस में है, बिल्कुल ऊपर मेंशन कर रखा है ना, ऊपर मेंशन कर रखा है परसेंटेज, ऊपर मेंशन कर रखा है ना परसेंटेज, ठीक है, ये लिखा है ना ऊपर परसेंटेजेस में है, परसेंटेज में है ये बात, वैल्यू सारी की सारी ये परसेंटेज में वैल्यू है। यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि कितनी हाई वैल्यूज निकल कर आ रही है, हाई वैल्यू निकल कर आ रही है, तो मतलब आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो कि फाइन ग्रेन सॉइल क्ले जो है जनरली कितना हाईली कॉम्प्रेसिबल है, हाईली कॉम्प्रेसिबल है। देखो कितनी कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, बेंटोनाइट 500 से लेके लगभग 800 तक वैल्यू पहुंच रही है, ब्लैक कॉटन आपके पास पहुंच रहा है कितना, 400 से लेके 500 तक जा रही है लगभग वैल्यू, एलओबीएल लगभग 40 से 150 तक जा रही है, सिल्ट कितना जा रहा है 30 से 40 तक जा रहा है लगभग। ठीक है, बाकी सैंड एंड ग्रेवल में तो कोई किस तरह का पैरामीटर आपका वैलिड है ही नहीं। चलो ये आपको पॉइंट समझ में आता है, एक इंपॉर्टेंट टेबल था, इसको जस्ट आप ड्रॉ कर लेना, इसको लिख लेना, कहीं पे आपसे एमसीक्यू वगैरह में वैल्यू पूछेगा उठा के, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। एक आपको मैंने लास्ट में एक पॉइंट और बताया था, वो एक पॉइंट और बताया था कल आपको, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आईएफ के बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा बात की थी कल आईएफ के बारे में कि अगर आप एक अगर आप हार्ड रबर बेस को रिप्लेस कर दोगे मेटल के साथ में तब क्या फर्क पड़ेगा, या फिर अगर आप हार्ड रबर बेस को रिप्लेस कर दोगे सॉफ्टवेयर मटेरियल के साथ में तब क्या आईएफ पे फर्क पड़ेगा, मुझे बताओ। हार्ड रबर बेस को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, मेटल के साथ में, क्या फर्क पड़ेगा आईएफ पे, आईएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा, यस, क्या करेगा आईएफ, इंक्रीज करेगा, आईएफ विल इंक्रीज, ये पॉइंट सभी को पता है, आईएफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपका। नाउ चलो, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पॉइंट को ना, इस पॉइंट को लिख देता हूं मैं, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे इसको, जो आपने कल कर बनाया हुआ था ना आईएफ के लिए, आपने जो आईएफ के लिए कर्व बनाया हुआ था उसी के पास में आप मेंशन कर लीजिए इस पॉइंट को, उसी के पास में आपके पॉइंट जो है उसको मेंशन कर लो, ठीक है, उसी के पास उस पॉइंट को मेंशन कर लो, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आईएफ मेटल, आईएफ मेटल विल बी मोर एज कंपेयर टू आईएफ ऑफ द हार्ड रबर, हार्ड रबर, एंड इसी के साइड में ये होगा, एंड ये किससे ज्यादा होगा, आई एफ ऑफ द सॉफ्ट, इसको सॉफ्ट रबर ही लिख लो आप, सॉफ्ट रबर लिख लो, सॉफ्ट रबर लिख लो, क्लियर है, चलिए, ठीक है। तो ये आता है समझ में, आईएफ मेटल का सबसे ज्यादा होगा, आईएफ फॉर द मेटल विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम निकल के आएगा आपके पास में। अगर आप बात करोगे हार्ड रबर के लिए तो उससे कम है, और सॉफ्टवेयर मटेरियल के लिए क्या होगा, सॉफ्ट रबर के लिए सबसे कम निकल कर आएगा, सॉफ्ट रबर के लिए क्या निकल कर आएगा आपका, सबसे कम निकल कर आएगा। चलो, अच्छा मैं एक पॉइंट और पूछ रहा हूँ आपसे, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये पॉइंट तो मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका, ये पॉइंट मैंने आपसे कल डिस्कस कर दिया था। अब मुझे ये बताओ, आईएफ की बेसिस, आईएफ की चीज आपको समझ में आई, आईएफ के बारे में आपको क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है, आईएफ क्या है, मेटल के साथ हार्ड रबर के साथ या फिर सॉफ्ट रबर के साथ कैसे वेरिएशन होगा, दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। मुझे ये बताओ, अगर आप चेंज करोगे, अगर आप रिप्लेस करोगे हार्ड रबर को, मेटल को, सॉफ्ट रबर को, तो मुझे ये बताओ लिक्विड लिमिट पे क्या फर्क निकल के आएगा, लिक्विड लिमिट पे क्या फर्क निकल कर आएगा, ये चीज बता दीजिए। आईएफ पे आपने इफेक्ट देखिए, आईएफ पे क्या फर्क पड़ रहा है, लिक्विड लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी तो बताओ, लिक्विड लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो खुद से।
लिक्विड लिमिट पे क्या इफेक्ट निकल कर आएगा? लिक्विड लिमिट का इफेक्ट बताना है आपको। On metal liquid base liquid limit will be less, no change. On metal liquid base liquid limit will be less. Yes. हाँ, बाकी और कोई और है जो अपना विचार रखना चाहता है? कम होगी, ठीक है। और कोई सोचो। डिक्रीज होगी, यस डिक्रीज होगी, ठीक है डिक्रीज होगी। अब मुझे कोई बताएगा कि डिक्रीज क्यों होगी? इस डिक्रीज का एक छोटा सा रीजन बता दो आपकी, क्यों डिक्रीज होगी? डिक्रीज तो होगी, बिल्कुल ठीक है डिक्रीज होगी, लेकिन क्यों? मेटल के केस में लिक्विड लिमिट कम निकल कर आएगी या सॉफ्ट रबर वाले में? मेटल के केस में लिक्विड लिमिट कम आएगी निकल के, या फिर सॉफ्ट रबर वाले में? कौन से में कम आएगी? नंबर ऑफ ब्लो कम होंगे इन द केस ऑफ द, तो जल्दी तो देखो नंबर ऑफ ब्लो तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ ब्लो तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ ब्लो सेम रहेंगे, लेकिन उस नंबर ऑफ ब्लो पे कम वाटर पर ही आपका सैंपल फ्लो कर जाएगा। बात समझो कैसे। आपने लिक्विड लिमिट को कैसे डिफाइन कर रखा है? लिक्विड लिमिट को आपने डिफाइन कर रखा है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट निकल कर आ रहा है, दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड लिमिट। कल आपको डेफिनेशन बताई थी कि डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या ले लेते हैं लिक्विड लिमिट को? लिक्विड लिमिट को ले लेते हैं कि भाई 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग जितना वाटर चाहिए उस गैप को फिल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड लिमिट। आप यही तो बोलते थे। 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट 13 mm के गैप को फिल करने के लिए, उसी को आप लिक्विड लिमिट बोल देते हैं ना। अब मुझे ये बताओ, ब्लो आपके फिक्स है, लिक्विड लिमिट आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग ही रिपोर्ट करनी है। लिक्विड लिमिट आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग ही रिपोर्ट करनी है, ये चीज फिक्स है, 25 के कोरेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट करनी है। तो मुझे ये बताओ, अगर आपने मेटल यूज कर रखा है, अगर आपने मेटल यूज कर रखा है, अगर आपने मेटल यूज करा, तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग उस गैप को फिल करने के लिए वाटर आपको ज्यादा चाहिए कम चाहिए? आप मेटल यूज कर रहे हो, ब्लो 25 फिक्स है, सो कम वाटर पर वो गैप, कम वाटर पर वो गैप भरेगा, या उसको 25 नंबर के कम पे भर जाएगा ना? यस कम पे भर जाएगा वो। आया समझ में? कम नंबर ऑफ ब्लो पे वो गैप फिल हो जाएगा। सो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट निकल कर आ रहा है मेटल के केस में, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग मेटल के केस में जो वाटर कंटेंट निकल कर आ रहा है, क्या वो कम निकल कर आ रहा है? 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग मेटल के केस में जो वाटर निकल कर आ रहा है वो कम निकल कर आ रहा है, कम निकल कर आ रहा है। और 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरेस्पॉन्डिंग जो वाटर होता है वही तो लिक्विड लिमिट होता है। मतलब लिक्विड लिमिट क्या हो गई? कम हो गई। मतलब लिक्विड लिमिट क्या हो गई आपकी? कम हो गई। ये पॉइंट आया समझ में? लिक्विड लिमिट आपकी कम हो गई। नेक्स्ट सॉफ्टर अगर रबर है, सॉफ्ट रबर है, सॉफ्ट रबर पे 25 नंबर में ही आपको वो गैप भरवाना है। सॉफ्ट रबर में भी आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर ही उस गैप को फिल करवाना है। लिसन टू द पॉइंट केयरफुली। सॉफ्टर रबर में भी आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर ही वो गैप फिल करवाना है। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर ही अगर गैप फिल करवाना है और रबर सॉफ्ट है, तो वाटर ज्यादा डालना पड़ेगा या कम डालोगे? वाटर कम डालोगे ज्यादा डालोगे? ज्यादा डालोगे। वाटर ज्यादा डालोगे मतलब आपने वाटर ज्यादा डाल दिया, मतलब वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी, मतलब लिक्विड लिमिट आपने क्या करा दिया? आपने लिक्विड लिमिट बढ़ा दिया क्या? क्या लिक्विड लिमिट बढ़ा दिया आपने? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आता है निकल के ना। सो इस तरह से ये क्वेश्चन दिख जाएगा आपको कहीं पे स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इन चीजों से। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, अगेन लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। ये किसके लिए है? सॉफ्ट रबर के लिए बोल दो इसको, सॉफ्ट रबर के लिए बोल दो। ये किसके है आपका? ये है हार्ड रबर में, ये हार्ड रबर में होगा। और ये किस में होगा? दैट विल बी इन द केस ऑफ द मेटल। ये मेटल के केस में है। अब क्या आएगा सीक्वेंस? सीक्वेंस आएगा ये, इस तरह से सीक्वेंस रहेगा, इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। सो सॉफ्ट रबर में लिक्विड लिमिट सबसे मैक्सिमम आएगा, फिर हार्ड रबर में आएगा, एंड देन सबसे कम किस में होगा? लिक्विड लिमिट इन द केस ऑफ द मेटल, इन द केस ऑफ द मेटल, लिक्विड लिमिट इन द केस ऑफ द मेटल। बताइए मुझे सब लोग, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो, सो ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर है, यानी कि यहाँ पे आके हम अपना लिक्विड लिमिट का डिस्कशन खत्म करते हैं। ठीक है, लिक्विड लिमिट क्या है, कैसे डिटरमाइन करना है, डिटर्मिनेशन क्या है, सब आप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। आईएफ के बारे में आ गया, शेयर स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करेगा। हायर इज द वैल्यू ऑफ द आईएफ, लोअर विल बी शेयर स्ट्रेंथ। ये पॉइंट आपको कल लिखा दिया था कि जितना ज्यादा आईएफ होता है उतनी कम शेयर स्ट्रेंथ निकल कर आएगी, जितना ज्यादा आईएफ उतनी कम शेयर स्ट्रेंथ निकल कर आएगी। ये पॉइंट कल आपको बता दिया था। एट लिक्विड लिमिट ऑल द सॉइल्स विल हैव अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू द शेयर स्ट्रेंथ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास निकल कर आती है। 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास आपकी वैल्यू निकल कर आती है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ? नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेशन किसका? प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेशन
ऑफ प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट की बात करेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन आपको करना है। प्लास्टिक लिमिट होता क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी डिफाइंड है कि भाई प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, ये चीज हम ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट आप जानते हैं ऑलरेडी, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर आपकी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में आती है, या फिर जिस पर आपकी सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगती है। ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर आपकी सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लग जाती है। ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, जिस पर आपकी सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक लिमिट। या फिर जिस पर आपकी सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाए, या फिर सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाए, इसको प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक लिमिट। बात आती है कि सर डिटरमाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन दिस वैल्यू ऑफ द प्लास्टिक लिमिट। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि प्लास्टिक लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ वाटर कंटेंट। प्लास्टिक लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ वाटर कंटेंट एट विच, जिसपे कि आपका एक 3 mm डायमीटर का जो थ्रेड है वो क्रम्बल करना शुरू कर जाए या वो ब्रेक होना शुरू हो जाए। प्लास्टिक लिमिट में एक आपको ये पॉइंट लिखाया हुआ है, एक ये पॉइंट लिखाया था ना आपको प्लास्टिक लिमिट में, कि प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट आप बोल सकते हो जिसपे कि आपका 3 mm डाया का जो थ्रेड है वो क्या करने लग जाए, क्रम्बल करने लग जाए, वो ब्रेक करने लग जाए। ठीक है, अब देखिएगा जरा यहाँ पे आपको क्या करना है। सो डिटर्मिनेशन समझो उसका क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जो भी पार्टिकुलर आपके पास में सॉइल है, जो भी आपके पास में सॉइल है, जो भी आपके पास में सॉइल है, दैट सॉइल सैंपल विल बी रोल्ड। उस सॉइल सैंपल को उठाओगे आप, उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी को ऐड करोगे, उसके अंदर आप वाटर की क्वांटिटी को ऐड करोगे। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली कुछ भी वाटर डालोगे उसके अंदर, वाटर को डालने के बाद आप क्या करोगे, उस सैंपल को प्रॉपर एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको इन द पाम्स, हथेली में, पाम्स में भी रोल कर सकते हैं, या फिर आपके पास में रोल करने के लिए पूरा प्लेट भी हो सकता है, मेटल का प्लेट, उसके ऊपर ग्लास प्लेट हो सकता है, उसके ऊपर रख के आप उसको रोल कर लो। या तो आप उसको पाम्स के अंदर रख के रोल कर लो, या फिर आप उसको यस ग्लास प्लेट के ऊपर रख के भी रोल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही दोनों बताए जाते हैं ऑप्शन। ग्लास प्लेट पे भी होता है कई बार, पाम पे भी रख के करते हैं। आप उसको क्या करने की कोशिश करो, आप उसको थ्रेड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सैंपल इनटू द थ्रेड्स। थ्रेड में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। थ्रेड बोलने का मतलब है इस तरह का शेप, जैसा पेन है ना, पेन के शेप में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, ट्राई टू कन्वर्ट दैट सैंपल इनटू द शेप ऑफ द पेन, इनटू द शेप ऑफ द पेन। ट्राई टू कन्वर्ट दैट सैंपल इनटू द शेप ऑफ अ पेन। आप उसको एक पेन की शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अब आप एक बात मुझे बताओ, लेट अस सपोज आपका सैंपल इनिशियली प्लास्टिक कंडीशन में था। इनिशियली लेट अस सपोज आपका सैंपल किस में कंडीशन में था, प्लास्टिक कंडीशन में था। तो जब वो प्लास्टिक कंडीशन में था, आप उसको इजीली आप उसको रोल कर पा रहे होंगे, आप उसको इजीली रोल कर पा रहे होंगे, और वो जो सैंपल है वो रप्चर भी नहीं हुआ होगा। क्या वो सैंपल रप्चर हो गया होगा, क्या हो गया, हुआ होगा क्या? क्या सैंपल रप्चर हुआ होगा जब वो प्लास्टिक कंडीशन में है उसको रोल करने पे? नहीं होगा, नहीं होगा। सैंपल जब आपका प्लास्टिक कंडीशन में था, आप उसको रोल कर रहे हो, वो रप्चर नहीं होगा, वो रप्चर नहीं होगा। दैट इज प्लास्टिसिटी एक्चुअली, यही तो प्लास्टिसिटी होती है, वो रप्चर नहीं करेगा। लेकिन आप एक बात समझो, जैसे आप उसको रोल करते जाओगे, मुझे ये बताओ, क्या उसका वाटर कंटेंट इनिशियली वो प्लास्टिक कंडीशन में था? जब आप उसको रोल करते जा रहे हो, उसका वाटर मुझे ये बताओ, क्या कुछ वाटर हमारे पाम्स में एब्जॉर्ब होने लग जाएगा क्या? कुछ वाटर कंटेंट उसका डिक्रीज होने लगेगा, ये चीज सबने फील करी होगी। होने लगेगा ना, यस बिल्कुल होने लगेगा। सो उसका वाटर क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। उसका वाटर कम होने लग जाएगा, अब होगा क्या, उसका वाटर अब जो वो पैन है ना, जो थ्रेड मैंने आपको बताया, उस थ्रेड का साइज लगभग 3 mm के आसपास आप बनाने की कोशिश करोगे। द साइज ऑफ दैट थ्रेड शुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 mm। द साइज ऑफ दैट थ्रेड शुड बी अप्रोक्सीमेटली 3 mm। 3 mm के आसपास उस थ्रेड का साइज आपको लेके चलना है, 3 mm के आसपास। क्लियर है? अब होगा क्या, उसका वाटर कंटेंट कम होने लगा। समझो बात को, एक डायग्राम यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ, इससे ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखिएगा ये है आपके पास में लिक्विड लिमिट है, ये है आपके पास में प्लास्टिक लिमिट है, ये है आपकी प्लास्टिसिटी स्टेट। दिस इज द प्लास्टिसिटी स्टेट, इसको मैंने पीएस लिख दिया, ऐसा ही तो होता है। ये लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड लिमिट हो गई, ये प्लास्टिक लिमिट हो गई, प्लास्टिसिटी कंडीशन हो गई। लेट अस सपोज इनिशियली जो आपका सैंपल है, इनिशियली आपका सैंपल कुछ इस मॉइस्चर कंटेंट पे था, इनिशियली सैंपल आपका। तो आप उसको आराम से रोल कर पा रहे थे, वो क्रम्बल भी नहीं होगा, वो रप्चर भी नहीं होगा अगर आप उसको रोल कर रहे हो, क्योंकि अभी वो प्लास्टिसिटी कंडीशन में है। लेकिन जब आप उसको रोल करते जा रहे हो, उसका मॉइस्चर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मॉइस्चर डिक्रीज होते होते आप कुछ इस साइड पे मूव कर रहे हो, ना, डिक्रीज हो रहा है मॉइस्चर। सो होगा क्या, जिस समय पे मॉइस्चर डिक्रीज होते होते क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा
कि जिस समय पे मॉइस्चर उसका कम हो गया, मॉइस्चर उसका कम हो गया, और वो जैसे ही वो जस्ट इस वाले प्लास्टिक लिमिट वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, जैसे वो इस जस्ट प्लास्टिक लिमिट वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, मतलब वो प्लास्टिसिटी स्टेट से बाहर निकल चुका है या निकलने वाला है, जस्ट निकलने वाला है। तो क्या सैंपल जैसे ही इससे बाहर निकला या जस्ट इससे बाहर निकलने वाला हो गया, क्या वो सडनली क्रैम्बल हो जाएगा? क्या वो सडनली क्रैम्बल हो जाएगा? यस, क्रम्बल हो जाएगा, दैट विल सडनली क्रम्बल, वो क्रम्बल हो जाएगा सडनली। अब जिस समय पे आपको उस सैंपल में क्रैक दिखाई दे, जिस समय पे जस्ट आपको सैंपल में क्रैक दिखाई दे, वो क्रम्बल कर जाए वो जो थ्रेड है, आप उस मॉइस्चर कंटेंट को मेजर कर लो, आप उस मॉइस्चर कंटेंट को मेजर कर लो, और वो जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उस समय पे जस्ट जब उसमें जस्ट क्रैक डेवलप हुआ है, क्या मुझे बताओ, क्या वही प्लास्टिक लिमिट होगा? क्या उसका, क्या वही उसका प्लास्टिक लिमिट होगा? बस ये डिटर्मिनेशन है, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। तो आपको इसके बारे में क्लियर हो गया है कि भाई क्या करना है। आई थिंक क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, सो ये पॉइंट सभी को क्लियर है, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सो जस्ट ये मेथड आपको अडॉप्ट करना है यहाँ पे सिंपल डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक। अब इसको जो ये बताया तरीका आपको, इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसमें पहले एक काम करो, आप एक टेबल बना लो जरा मेरे साथ में, उसके बाद फिर एक साथ लिख लेंगे ना। एक टेबल बना लीजिए आप पहले मेरे साथ में, एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, टेबल टेबल टेबल। सो एक टेबल बनानी है आपको। एक साइड पे लिखो, हेडिंग तो डाल रखी है सबने, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट, सबने हेडिंग डाला हुआ है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। ये हेडिंग तो डाल रखी है ना सबने, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। लिखो इसमें जरा टाइप ऑफ, इस हेडिंग के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट लिखना है, टाइप ऑफ द सॉइल, एंड इधर क्या लिखोगे, प्लास्टिक लिमिट्स की वैल्यू लिखोगे। इधर आप लिखोगे प्लास्टिक लिमिट्स की वैल्यू लिखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स जो होती हैं उनकी लगभग प्लास्टिक लिमिट कितने रेंज में आपको दिखाई देगी, कितने रेंज में आपको प्लास्टिक लिमिट्स दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले वही आएगा आपके पास में, ग्रेवल आएगा एंड सैंड, दोनों एक साथ लिख लो, ग्रेवल एंड सैंड हो गया, ग्रेवल एंड सैंड हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा आपके पास में सिल्ट, थर्ड हो जाएगा आपके पास में, थर्ड हो जाएगा आपके पास में क्ले, एंड ये जो क्ले है वो कौन से वाला है, एलुवियल है। फोर्थ हो जाएगा आपके पास में, फोर्थ हो जाएगा आपके पास में क्ले, क्ले ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। सो क्या क्या हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया कौन से वाला, एलुवियल वाला, एंड क्ले हो गया कौन से वाला, ब्लैक कॉटन सॉइल वाला। भी यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर लो प्लास्टिक लिमिट्स की कितनी कितनी होती हैं। यहाँ पे तो कितना होगा मुझे बताओ, फर्स्ट वाले कॉलम में क्या आएगा, ग्रेवल एंड सैंड में नॉन प्लास्टिक है, ठीक है, नॉन प्लास्टिक है, डिफाइंड ही नहीं है, नॉन। सो नॉन प्लास्टिक होगा। सिल्ट के केस में होता है लगभग 20 से 25 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एलुवियल वाले के केस में होगा लगभग 25 से अराउंड 50 तक आपका निकल कर आएगा, 50 तक आपका निकल कर आएगा। इधर कितना होगा, लगभग 200 से लेके अराउंड 250 तक के बीच में होगी वैल्यू, अराउंड 250 तक के बीच में होगी वैल्यू, ठीक है। सो ये वैल्यूज आ गई आपके पास, ये सब वैल्यूज आ गई आपके पास में ना, ये वैल्यूज है। सो आपको वैल्यू बता दी, ग्रेवल एंड सैंड के लिए कितना होता है, नॉन प्लास्टिक है, सैंड नॉन प्लास्टिक है, सिल्ट में कितना हो जाएगा 20 से 25 तक हो जाएगा, क्ले में 25 से 50 तक होगा लगभग, एंड इधर कितना हो जाएगा 200 से लेके लगभग आपका 250 तक ये वैल्यू हो जाएगी, 200 से लेके लगभग 250 तक की आपकी ये वैल्यू आ जाएगी निकल के, क्लियर है। सो जस्ट इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, अब आपको एक स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूँ, लिखवा देता हूँ आपको रिलेटेड टू द प्लास्टिक लिमिट। उस स्टेटमेंट को आप लिख लो, डिटर्मिनेशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखिएगा जरा, ये टेबल बना लेना सब मेरे साथ साथ। तो जस्ट इसमें आप लिखो जरा एक पॉइंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखना है इसमें आपको, एक सेकेंड। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, वैसे इसमें स्टेटमेंट लिखने का कोई अलग से है नहीं लॉजिक, ठीक है। वही जो जस्ट मैंने आपको बताया है, इसको मैं अगर आप चाहो तो लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट फॉर्म में, बट इसका स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका। जब मैंने आपको प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन लिखाई थी, जब मैंने आपको प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन लिखाई थी, वहां पे स्टेटमेंट लिखा दिया था इसका, वहीं पे आपको स्टेटमेंट लिखा दिया था जिस समय पे आपको प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन लिखाई थी। अगर आप देखोगे पढ़ के प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन, तो वहीं पे आपका इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है वहीं पे प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन में, एक बार जस्ट उसको पढ़ के देखो आप लोग।
ये लिखा है डेफिनेशन, हाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्लास्टिक लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्लास्टिक लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट at which soil sample when rolled into the thread of approximately 3 mm diameter begins to crumble or crack. So बोलो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या इसको कुछ अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या इसको कुछ अलग से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट है? जब आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है कि भाई थ्रेड बनाया आपने 3 mm का, सो जिस पर्टिकुलर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, यस वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको तो अलग से कोई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सच अलग से लिखने की कोई इसमें खास रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉलेज में करा है, प्रैक्टिकल याद है सर, हाँ याद भी होगा वैसे। वैसे भी वहाँ पे एक वो डेफिनेशन लिखवाई दिया है उसका ना, कुछ अलग से तो है नहीं कि वो डेफिनेशन वहाँ पे भी लिखवाई दिया है कि क्या करना है। चलिए ठीक है। सो ये आपका हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट को कैसे डिटरमाइन करना है इसके बारे में आपको आइडिया दे दिया है कि ठीक है, प्लास्टिक लिमिट को कैसे बताएंगे, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आपके पास में प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन हो चुका है, आपके पास में लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में निकल कर आ रहा है, दैट पॉइंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट की डिटर्मिनेशन की अब आपको बात करनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस करना है अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द श्रिंकेज लिमिट, कि कैसे श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका श्रिंकेज लिमिट वाला, ये थोड़ा सा इसका डिटर्मिनेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप, मतलब समझने वाला चीज है। ठीक है, सिंपल है मेथड इतना, ठीक है, बस ध्यान से समझने की कोशिश। चलिए सो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टार्टिंग करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द श्रिंकेज लिमिट के बारे में, कि कैसे श्रिंकेज लिमिट को आप डिटरमाइन करोगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है डिटर्मिनेशन श्रिंकेज, डिटर्मिनेशन ऑफ द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट ऑलरेडी आपको डिफाइन कर रखा है, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट डिफाइन आपको ऑलरेडी कर रखा है कि भाई श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, तो डेफिनेशन की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। श्रिंकेज लिमिट में सबसे पहले एक आप स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखिएगा आप श्रिंकेज लिमिट में, एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट लिखोगे आप, लिखो जरा एक स्टेटमेंट लिखो आप पहले, लिखो लिखो श्रिंकेज लिमिट में एक स्टेटमेंट लिखो, श्रिंकेज लिमिट लिखो, श्रिंकेज लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, लिखो श्रिंकेज लिमिट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड shrinkage limit can also be defined as the maximum water content. Shrinkage limit can also be defined as the maximum water content. Shrinkage limit can also be defined as the maximum water content. Shrinkage limit can also be defined as the maximum water content. As the maximum water content. Shrinkage limit can also be defined as the maximum water content at which further reduction in water content at which further reduction in water content at which further reduction in water content of soil does not lead to reduction in the volume of soil, does not lead to the reduction in the volume of soil, does not lead to the reduction in the volume of soil, does not lead to the reduction in the volume of the soil as water is being just replaced by air, 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 water is being just replaced by air। ठीक है, बोलो ये पॉइंट क्लियर है सभी को?
स्टेटमेंट पढ़ के एक बार बताइए सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? ये वो मैक्सिमम कंटेंट है, मैक्सिमम वाटर का अमाउंट है, जिसके बाद आपको कोई किस तरह का वॉल्यूम का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जिसके बाद अगर आप कोई फर्दर रिडक्शन करोगे ना वाटर का, तो आपको कोई किस तरह का वॉल्यूम का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। देखो जरा, इस तरह से आपका कर्व था ना, इस तरह से आपके पास में ये कर्व था, कर्व था कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे आपका श्रिंकेज लिमिट है, ऐसे करके है कुछ ना। आप वाटर का रिडक्शन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, रिडक्शन करते जा रहे हो, रिडक्शन करते जा रहे हो। इस पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे आके जब आप श्रिंकेज लिमिट पे पहुंच गए, तो श्रिंकेज लिमिट के बाद में अगर आप कोई फर्दर रिडक्शन करोगे, अगर आप कोई फर्दर रिडक्शन करोगे, सो आपको कोई किसी तरह का वॉल्यूम का चेंज अब दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले अगर आप श्रिंकेज लिमिट से पहले रिडक्शन कर रहे हो, तो आपका वॉल्यूम का चेंज डिक्रीज, आपका वॉल्यूम का चेंज दिखाई दे रहा है। देखो वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन आफ्टर श्रिंकेज लिमिट अगर आपने कोई रिडक्शन किया तो कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज वाटर इज बीइंग जस्ट रिप्लेस्ड बाय एयर। वाटर को जस्ट कौन रिप्लेस करेगा? अब इसके बाद में एयर रिप्लेस करेगा। मैं इस डायरेक्शन से मूव कर रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन से मूव कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्या बोला, वाटर को एयर रिप्लेस करेगा। अगर आप इस डायरेक्शन से मूव करोगे ना ऐसे, तो आप क्या बोलोगे? एयर को वाटर रिप्लेस करेगा, एयर को वाटर रिप्लेस करेगा। ये क्लियर है सभी को पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए अब ये पॉइंट आपको सबको क्लियर है। मुझे ये बताओ श्रिंकेज लिमिट। आपको पता है कि भाई श्रिंकेज लिमिट डिफाइन करता है किसको? श्रिंकेज लिमिट डिफाइन करता है आपके, सॉरी, लिक्विड लिमिट डिफाइन करता है आपकी कंप्रेसिबिलिटी बिहेवियर को। आपको एक पॉइंट बताया था कि भाई हायर इज द वैल्यू ऑफ द लिक्विड लिमिट, हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। जितना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा लिक्विड लिमिट होता है सॉइल का, उतना ज्यादा सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी निकल के आता है। हायर इज द वैल्यू ऑफ द लिक्विड लिमिट, हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मुझे ये बताना, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप मुझे ये बताओगे कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। कि higher will be the value of the shrinkage limit, higher will be the value of the shrinkage limit, lower will be the compressibility of the soil, lower will be the compressibility of the soil। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये सही है, यस, ये करेक्ट है। सो जितना ज्यादा सॉइल का श्रिंकेज लिमिट होगा, उतना कम क्या निकल कर आएगा? वॉल्यूम चेंज निकल कर आएगा। कैसे? आपको बताया था मैंने, वॉल्यूम चेंज कहां से होना शुरू होता है? वॉल्यूम चेंज होना शुरू होता है श्रिंकेज लिमिट के बाद में। अब श्रिंकेज लिमिट जितना कम होगा ना, जितना कम होगा श्रिंकेज लिमिट, उतना ज्यादा वॉल्यूम चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन श्रिंकेज लिमिट जितना ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा श्रिंकेज लिमिट रहेगा, उतना कम चेंज आपको वॉल्यूम का देखने को मिलेगा। आई थिंक इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? इस पॉइंट में किसी तरह का कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को कि भाई कैसे? इसमें कोई डाउट है किसी भी पर्सन को? चलिए एक स्टेटमेंट लिख लो जस्ट लास्ट, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर, कि एक स्टेटमेंट लिखो, हायर इज द श्रिंकेज लिमिट, 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 लोअर इज द, लोअर इज द, हायर इज द श्रिंकेज लिमिट, लोअर इज द, लोअर इज द, lower is the compressibility, lower is the compressibility, higher is the shrinkage limit, lower is the compressibility, lower is the compressibility। ब्रैकेट में मेंशन कर लो वॉल्यूम चेंज, ब्रैकेट में क्या मेंशन करोगे? वॉल्यूम चेंज मेंशन कर लीजिए, ब्रैकेट में मेंशन कर लो क्या? वॉल्यूम चेंज, ब्रैकेट में लिख लो वॉल्यूम चेंज। चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेशन पे। सो जितना ज्यादा श्रिंकेज लिमिट होगा, उतना कम वॉल्यूम चेंज निकल कर आएगा, उतना कम वॉल्यूम चेंज निकल कर आएगा। जितना ज्यादा लिक्विड लिमिट होगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम चेंज, जितना ज्यादा श्रिंकेज लिमिट, उतना कम वॉल्यूम चेंज, उतना कम वॉल्यूम चेंज। सो हायर इज द वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज लिमिट, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास डिटर्मिनेशन वाला पार्ट, कि हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या आपके पास निकल कर आएगा? इस चीज को समझो जस्ट, देखिएगा जस्ट, देखो ये डायग्राम समझना आराम से। मैंने क्या करा, एक सैंपल उठाया, एक सॉइल का सैंपल आपने कंसिडर कर लिया। इसको थोड़ा सा इधर बना लो, नहीं तो फिर जगह कम पड़ेगी। एक ये है, दूसरा ये है, एंड तीसरा ये है, तीसरा है ये। देखो जरा क्या करना है।
देखो जरा क्या करना है आपको, इसमें सॉलिड्स को शो कर दीजिए, सॉलिड्स शो कर दो, सॉलिड शो कर दिया, ठीक है, ये सॉलिड शो कर दिया। अब समझना आराम से बात को कि क्या करेंगे। एक सैंपल लिया आपने सॉइल का, एक सैंपल लिया जिसकी आप श्रिंकेज लिमिट डिटरमाइन करना चाहते हो, आपने सैंपल लिया जिस सैंपल की आप श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करना चाहते हो। देखो जरा क्या करना है आपको यहाँ पे, ये केस 1 है, ये केस 1 है, ये केस, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाओ, ये केस 2 है, एंड ये केस नंबर, ये केस 1, केस 2 एंड केस नंबर 3 है, एंड केस नंबर 3 है। 3 केसेस आपको यहाँ पे शो करे, केस 1 दिखाया, केस 2 दिखाया एंड केस नंबर 3 आपको शो किया, 3 केसेस आपको शो करे यहाँ पे। अब देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, इन तीनों में आपने सॉलिड्स को शो कर दिया, ये क्या है, सॉलिड्स है, जैसे सॉलिड, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हो सकता है कि ये एग्जैक्टली सेम लाइन में ना आया हो, बट ये सेम रहेगा। आपको पता है कि सॉलिड स्टेबल पैरामीटर होते हैं, इनका वेट एंड वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है, तो सॉलिड बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों के तीनों सैंपल्स के अंदर। तीनों सैंपल्स में जो आपका सॉलिड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सॉलिड्स इन ऑल द 3 केसेस विल बी सेम, सॉलिड्स इन ऑल द 3 केसेस विल बी सेम, सॉलिड क्या रहेंगे तीनों केसेस में आपके पास में सेम निकल कर आएगा। अब देखो जरा, ये केस 1 है, ये जो मैंने यहाँ पे सैंपल कंसीडर करा है, ये जो मैंने यहाँ पे सैंपल कंसीडर कर रखा है केस नंबर 1 में, दैट सैंपल इज इन दी सुपर सैचुरेशन कंडीशन। ये सैंपल है आपका सुपर सैचुरेशन कंडीशन में, दैट सैंपल इज इन दी सुपर सैचुरेशन कंडीशन, ये सैंपल आपका सुपर सैचुरेशन कंडीशन में है। तो मुझे बताओ अगर ये सुपर सैचुरेशन कंडीशन में, इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा, इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ दैट सैंपल, 1 होगा, यस। सबको पता है S विल बी इक्वल टू व्हाट, S विल बी इक्वल टू 1, S होगा कितना, 1 रहेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा। यहाँ पे ये सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का कुछ ना कुछ वेट भी रहा होगा, सॉलिड्स का कुछ ना कुछ वेट भी रहेगा, क्लियर है। देखो जरा, अब इस वाले केस में, इस केस नंबर 1 में, इस केस नंबर 1 में मैंने इसका टोटल वेट बोल दिया आपको, W1 था। अब एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे वेट को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी आप वाटर कंटेंट भी लिखोगे तो उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करोगे, तो W में कंफ्यूजन में मत आ जाना। अगर मैं कैपिटल W यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वेट, मैं वेट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं स्मॉल W लिखूंगा मतलब मैं वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर है। सो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल W लिखा है मतलब मैंने वेट लिखा है, मतलब मैंने वेट लिखा है। सो ये W1 एंड V1, W1 and V1, this W1 and V1 being is the weight and the volume of the sample in this condition 1। ये कंडीशन 1 में सैंपल का वेट है एंड सैंपल का वॉल्यूम है, ये कंडीशन 1 में सैंपल का वेट है एंड सैंपल का वॉल्यूम है, क्लियर है। सैंपल का टोटल वेट एंड सैंपल का टोटल वॉल्यूम मैंने W1 एंड V1 से शो करा है केस नंबर 1 में। अब मुझे ये बताओ अगर ये सुपर सैचुरेशन कंडीशन में था तो इसके जो वॉइड्स है, इन वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होगा, इन वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट कौन है, इन वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली। आपको पता है कि भाई सुपर सैचुरेशन है मतलब पूरा का पूरा सॉइल में जो वॉइड्स हैं उनमें प्रेजेंट रहेगा सिर्फ कौन, वाटर, यानी कि इस पूरे पार्ट में होगा आपके पास में वाटर, इस पूरे पार्ट में आपके पास में वाटर होगा, क्लियर है। इस पूरे पार्ट में आपके पास क्या रहेगा, वाटर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मुझे इस वाली कंडीशन में, ये जो कंडीशन 1 है, मुझे इसमें टोटल वेट पता है, मुझे इसमें टोटल वेट पता है, मुझे इसमें टोटल वॉल्यूम पता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप मुझे केस नंबर 1 में सॉइल का वाटर कंटेंट पता करके बता सकते हो, क्या आप सॉइल का वाटर कंटेंट पता करके बता सकते हो केस 1 में, बोलो, आप सॉइल का वाटर कंटेंट पता करके बता सकते हो केस 1 में, बोलो, पता कर सकते हैं क्या हम, अरे बताओ, इतना क्या सोचना पड़ रहा है इसमें, हम्म बिल्कुल पता कर सकते हो, क्या दिक्कत है भाई, आपके पास इतने सारे मेथड हैं वाटर कंटेंट पता करने के, क्या दिक्कत आ रही है, वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड ही तो पता करना है। आप इस केस 1 में सैंपल को उठाओ, उसको लैब में लेके जाओ, उसको ड्राई करो, वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, वाटर कंटेंट पता कर दो उसका, सिंपल सा पॉइंट है। तो मतलब क्या है, आप यहाँ पे आराम से वाटर कंटेंट पता कर सकते हो। तो इस केस में जो वाटर कंटेंट है उसको मैंने लिख दिया W1, स्मॉल W से रिप्रेजेंट करा है, कंफ्यूजन जिससे ना हो। सो the weight in the case 1 is W1, the volume in the case 1 is V1 and the water content in the case 1 is W1, क्लियर है, यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है। ये जो है दिस इज V1, ये क्या है आपके पास में V1 है, वॉल्यूम इन द केस 1 है,
ये है V1 की वैल्यू, वॉल्यूम इन केस 1 है, ठीक है। ये जो है दिस वैल्यू इज WS, वेट ऑफ द सॉलिड्स। अब जो वेट ऑफ सॉलिड केस 1 में है वही वेट ऑफ सॉलिड केस 2 में भी रहेगा, क्योंकि स्टेबल पैरामीटर है, सेम रहेगा। ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल दो इसको, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, स्टेबल पैरामीटर है, सेम रहेगा। वेट ऑफ द सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल रिमेन सेम। चलिए, सो ये केस 1 की कहानी खत्म हो गई, ये केस 1 की कहानी खत्म हो गई, आपके पास यहाँ पे सारे पैरामीटर आपको बता दिए। अब हम आए किस पे, केस नंबर 3 पे, केस 2 पे बाद में आएंगे, अब हम आते हैं किस पे, केस 3 पे आते हैं। आपका सैंपल अभी सुपर सैचुरेशन कंडीशन में था, आपका सैंपल अभी सुपर सैचुरेशन कंडीशन में था। मैंने क्या करा, उस सैंपल को ड्राई करना शुरू कर दिया, उस सैंपल को मैंने हीट करना शुरू करा। मैं उस सैंपल को लेके ओवन में चला गया और मैंने वहां पे उस सैंपल को क्या कर दिया, पूरी तरह से कंप्लीटली ड्राई कर दिया। मैंने उस सैंपल को पूरी तरह से कंप्लीटली ड्राई कर दिया, कंप्लीटली ड्राई कर दिया, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम उठाओ ना, इससे देखो ना, जस्ट ऐसे डायग्राम है। इनिशियली आप कहीं यहाँ पे थे, इनिशियली आप कहीं इधर थे सुपर सैचुरेशन कंडीशन में। आपने सुपर सैचुरेशन कंडीशन में, ये केस 1 है, ये केस 1 यहाँ पे मैंने, यहाँ पे इनिशियली केस 1 पे आप यहाँ पे हो, जो इस डायग्राम में शो कर रखा है ना, ये केस 1 है। अब आपने क्या करा, इसको पूरी तरह से हीट कर दिया, आपने इसको पूरी तरह से हीट करके पूरी तरह ड्राई कर दिया। अगर आपने इसको पूरी तरह ड्राई कर दिया तो आप कहाँ पे आ गए, आप इस थर्ड वाले पे आ गए। ये थर्ड है, केस नंबर 1, ये सॉरी, ये केस 1 ये वाला था, केस 1 ऊपर है, यहाँ पे केस 1 है। केस 3 आप पूरी तरह ड्राई कर दिया आपने सैंपल को, तो ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में क्या, ड्राइड सैंपल है। दिस इज व्हाट, ड्राइड सैंपल। ये कैसा सैंपल है, थर्ड वाला, ड्राइड। ये है, ये ड्राइड सैंपल है, ये है ड्राइड सैंपल, ये ड्राइड सैंपल है, ये ड्राइड सैंपल है, ठीक है, ये ड्राइड सैंपल है। सो आपने क्या करा, सैंपल को हीट करना शुरू करा और हीट करते 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 आपने उसको पूरी तरह ड्राई कर दिया, आपने उसको पूरी तरह ड्राई कर दिया। पूरी तरह ड्राई करने का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना बना दिया है। जब आपने उसको पूरी तरह ड्राई कर दिया तो आपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना बना दिया, इस वाले केस में बताओ, एस कितना होगा, एस कितना है, 0 है, एस इज इक्वल टू 0 है। एस कितना है आपके पास में, 0 है, एस 0 है। अगर एस 0 है, इस वाले केस में जो वॉल्यूम है उसको मैं V3 बोल रहा हूँ, इस वाले केस में जो वॉल्यूम है उसको मैंने V3 बोल दिया। और ये जो V3 है, क्या मैं इसको V ड्राई के बराबर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको V ड्राई के बराबर लिख सकता हूँ, ड्राई वॉल्यूम यानी कि ड्राई सैंपल का वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम V3 मतलब ड्राई सैंपल का वॉल्यूम है, क्लियर है। चलिए, अब ये है यहाँ पे इस सैंपल में, इस सैंपल में जो वेट है आपका, इस सैंपल में जो वेट प्रेजेंट है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं W3 बोल दे रहा हूँ, उसको मैंने W3 बोल दिया। अब मुझे ये बताओ, ये जो W3 है, ये जो W3 है, ये किसके बराबर होगा, W3 किसके इक्वल होगा, W3 किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होगा। यस, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। आपको पता है कि भाई वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। सो ये वेट ऑफ सॉलिड के आपके पास बराबर निकल कर आ गया, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड। सो ये वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर है, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, W ड्राई भी लिख सकते हो, मतलब वेट ऑफ द ड्राई सैंपल। इसी को आप W ड्राई भी लिख सकते हो, वेट ऑफ द ड्राई सैंपल भी आप इसको लिख सकते हो, वेट ऑफ द ड्राई सैंपल, ठीक है। चलिए, सो ये यहाँ से कहानी क्लियर हो गई आपको। थर्ड वाला केस क्लियर है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 रहेगा। थर्ड वाले केस में वॉल्यूम को मैंने V ड्राई लिख दिया, V3, वेट को लिख दिया मैंने W3, WS के बराबर होगा, W ड्राई के बराबर होगा। अब देखो जरा, केस 1 में आप यहाँ पे हो, केस 3 में आप यहाँ पे आ गए। अब आपने सैंपल को ड्राई किया, आपने सैंपल को ड्राई करा, मतलब आप इधर साइड पे मूव कर रहे हो, आप इधर साइड पे मूव कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ, केस 1 से केस नंबर 3 में आने के बीच में क्या कहीं पे श्रिंकेज लिमिट भी आया होगा क्या, कहीं पे श्रिंकेज लिमिट पर भी आए होंगे क्या आप, जब आप केस 1 से केस 3 पर जा रहे हो ड्राई करते करते, तो कहीं पे बीच में श्रिंकेज लिमिट भी तो पड़ा होगा। अब वो श्रिंकेज लिमिट जो है आपका, वो है केस नंबर 2, वो है केस नंबर 2। यानी कि जो केस नंबर 2 मैंने नीचे वाले डायग्राम में शो करा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी श्रिंकेज लिमिट वाली कंडीशन को। ये कहाँ पे है, ये है एक्चुअल में एट श्रिंकेज, ये कहाँ पे है, एट श्रिंकेज लिमिट, की श्रिंकेज लिमिट पर है। ये है आपका कहाँ पे, ये है आपका श्रिंकेज लिमिट पे, ये एट श्रिंकेज लिमिट की बात हो रही है, श्रिंकेज लिमिट की बात हो रही है। तो केस 2 है आपका कब, जब आप श्रिंकेज लिमिट पे हो, एग्जैक्टली श्रिंकेज लिमिट पे आप प्रेजेंट हो।
ठीक है, श्रिंक लिमिट में आप प्रेजेंट हो। अब इस वाले केस में समझना बात को जरा। पहले तो मुझे ये बताओ, जो केस थर्ड है इसके वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होगा? इसके वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होगा पूरी तरह? थर्ड के वॉइड्स में कौन है? एयर है। यस, थर्ड के वॉइड्स में पूरी तरह कौन प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। अब मुझे ये बताओ, जो केस नंबर 2 है, इस केस नंबर 2 के वॉइड्स में पूरी तरह कौन प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। यस, करेक्ट। इसमें कौन होगा पूरी तरह से? वाटर प्रेजेंट होगा। इसमें वाटर प्रेजेंट होगा पूरी तरह से। अब तो आप बहुत इजीली बता दोगे। केस 2 में डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस कितना होगा? एस कितना होगा? 1 के बराबर होगा। एस विल बी इक्वल टू 1। एस होगा आपका किसके बराबर? एस विल बी इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा आपका 1 के बराबर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 के बराबर होगा। अब मैंने क्या करा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई ये केस नंबर 2 में जो टोटल वॉल्यूम है उसको मैं V2 बोल रहा हूँ। उसको मैं V2 बोल रहा हूँ। केस नंबर 2 में जो टोटल वॉल्यूम है उसको मैंने क्या बोल दिया? V2 बोल दिया। तो मुझे ये बताओ, ये जो V2 था, क्या मैं इस V2 को V3 के बराबर लिख सकता हूँ क्या? क्या आप इस V2 को V3 के बराबर लिख सकते हो? एंड बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको ये चीज ऑलरेडी पता है। आपको ये चीज पता है कि भाई जब हमारा सैंपल पूरी तरह से ड्राई है ना, और जब आपका सैंपल सैचुरेटेड है, सॉरी श्रिंकेज लिमिट पे जब आपका सैंपल है, दोनों में वॉल्यूम क्या रहता है? सेम ही रहता है। दोनों में वॉल्यूम सेम रहता है जब आपका सैंपल ड्राई है एंड जिस समय पे आपका सैंपल श्रिंकेज लिमिट पे है, दोनों में वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हो। सो जितना वॉल्यूम थर्ड केस में था, ड्राई वाले केस में था, उतना ही सेम वॉल्यूम रहेगा कहाँ पे? जब आपका सैंपल श्रिंकेज लिमिट पर है। ये पॉइंट आपको पहले दिन डिस्कस हो गया था जब ये आपने टॉपिक शुरू किया था। सो V2 को आप क्या लिख सकते हैं? V3 के बराबर लिख सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, मैं इसको V ड्राई भी तो लिख सकता हूँ। इसको आप V ड्राई भी तो लिख सकते हो। V ड्राई लिख दिया आपने, इसको V ड्राई लिख दिया। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताओ, इस वाले केस में जो थर्ड वाले केस में जो वेट है उसको मैंने क्या बोल दिया? सॉरी, 2 वाले केस में, सेकंड वाले केस में जो वेट है उसको मैंने W2 बोल दिया। उसको मैंने W2 बोल दिया। दैट वेट इज व्हाट? W2। उसको मैंने W2 बोल दिया। अब मुझे ये बताओ, जो W2 है, आपको ये तो समझ में आया कि सेकंड केस का वॉल्यूम थर्ड केस के वॉल्यूम के बराबर है। बट मुझे ये बताओ, सेकंड केस का वेट क्या थर्ड केस के वेट के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल। यस, बिल्कुल नहीं होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया। सो W2 विल नॉट बी इक्वल टू, W2 विल नॉट बी इक्वल टू W3। ये W3 के बराबर नहीं होगा। वॉल्यूम भले ही सेम है, केस 2 में एंड केस 3 में वॉल्यूम भले सेम है, लेकिन वेट बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर आ चुका, यहाँ पे वाटर आ चुका, तो वेट बराबर नहीं होगा। एंड यहाँ पे एयर है। एयर का वेट आप नेगलेक्ट करोगे। केस थर्ड में जो वेट है वो पूरा का पूरा सॉलिड्स का वेट है। केस सेकंड में जो वेट है वो वाटर का भी वेट है एंड सॉलिड का भी वेट है। वो वाटर का भी वेट है एंड सॉलिड का भी वेट है। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे सैंपल का पता करना है श्रिंकेज लिमिट। मेरा काम क्या था? मुझे पता करना था सैंपल का श्रिंकेज लिमिट। आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सैंपल। आप चाहते हो सैंपल का श्रिंकेज लिमिट पता करना। सो सैंपल का श्रिंकेज लिमिट पता करने का मतलब क्या है कि इस सेकंड वाले केस में, इस सेकंड वाले केस में जो सैंपल का वाटर कंटेंट है, इस सेकंड वाले केस में जो सैंपल का वाटर कंटेंट है W2, वही क्या है एक्चुअल में? श्रिंकेज लिमिट है क्या? बोलो, है या नहीं है? जो सेकंड वाले केस में जो सैंपल का वाटर कंटेंट है, क्या वही श्रिंकेज लिमिट है? वही श्रिंकेज लिमिट है। वही क्या है? सैंपल का श्रिंकेज लिमिट है। तो आपको यही पता करना है कि सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में कितना वाटर कंटेंट वहां पे है। आपको यही पता करना है कि सेकंड वाले केस में कितना वाटर कंटेंट है। अगर आपने सेकंड वाले केस का वाटर कंटेंट पता कर दिया, मतलब आपने सैंपल का श्रिंकेज लिमिट पता कर दिया। आपने सैंपल का श्रिंकेज लिमिट पता कर दिया। यही आपका काम है। अब देखो कैसे पता करेंगे। जस्ट ऑब्जर्वेशन करना। मैं इस नीचे वाले डायग्राम को मिटा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मैं इस नीचे वाले डायग्राम को हटा दूं यहाँ से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सो सेकंड, इस मैंने डायग्राम को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको ना? ठीक है, क्योंकि इसी के नीचे शो करना था मुझे एक्चुअल में ना, तो जगह थोड़ी कम पड़ गई। अब देखो जरा क्या करना है। सो आपको पता करना है कि भाई श्रिंक लिमिट पता करना है, यानी कि आपको पता करना है क्या? वाटर कंटेंट इन द केस नंबर 2, वाटर कंटेंट इन द केस नंबर 2, दैट इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट। इट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन second case, weight of the water in second case divided by divided by divided by weight of the solids, weight of solids। yes,
ये आपका हो जाएगा क्या, श्रिंकिंग लिमिट। दैट इज द वेट ऑफ द वाटर इन सेकंड केस डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड्स, डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड्स। क्लियर है? अब देखो जरा कैसे पता करेंगे। आपको पता करना है, आपको पता करना है कि भाई आपको पता क्या करना है कि कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है आपको जस्ट पता करना है। आप मुझे बताओ क्या वेट ऑफ सॉलिड पता करने में कोई दिक्कत होगी क्या? क्या वेट ऑफ सॉलिड पता करने में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? थर्ड केस में आपने ड्राई वेट ऑलरेडी पता कर रखा है। थर्ड केस में आपने सैंपल का ड्राई वेट ऑलरेडी पता कर रखा है, क्योंकि आपने सैंपल को ऑलरेडी ड्राई कर रखा है। जब आपने सैंपल को पूरी तरह ड्राई कर रखा है तो जो उसका वेट था थर्ड वाले केस का जो वेट है वो वेट ऑफ सॉलिड ही है। थर्ड वाले केस का जो वेट था वो वेट ऑफ सॉलिड ही था। एक्चुअली में आपका मेन काम है सेकंड वाले केस का आपको वेट पता करना है। ठीक है, तो देखो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ वाटर इन, बस यही एक लाइन है इस पूरी डेरिवेशन का, एक यही लाइन है कि वेट ऑफ वाटर इन द सेकंड इज इक्वल टू, वेट ऑफ वाटर इन द सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा। अब मुझे बताओ वेट ऑफ वाटर आपको सेकंड केस में पता करना है। मुझे ये बताना, अगर मैं इस वाले वेट में से, ये फर्स्ट केस में वाटर का वेट है, ये क्या है, फर्स्ट केस में वाटर का वेट है। दिस इज द वेट ऑफ द वाटर इन द केस नंबर 1, दिस इज द वेट ऑफ वाटर इन द केस नंबर 1 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वाटर इन केस नंबर 1। वेट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या होगी, वेट ऑफ वाटर की वैल्यू इन केस नंबर 1 कितना होगा, किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ वाटर इन द केस नंबर 1, बोलो। W1 माइनस WS के बराबर होगा, यस, दैट विल बी इक्वल टू W1 माइनस WS के बराबर होगा। W1 माइनस WS के बराबर होगा, माइनस माइनस। अब आपको क्या पता करना है कि भाई सेकंड केस में, हाँ देखो ये आपको समझ में आया, आपको वाटर का वेट पता करना था सेकंड केस में, तो आपने क्या करा, पहले केस में जो वाटर प्रेजेंट है, पहले केस में आपका वाटर का वेट ये है, दिस इज द वेट ऑफ द वाटर इन द केस नंबर 1। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अगर मैं इस पूरे वेट में से, अगर मैं इस पूरे वेट में से इतने वॉल्यूम का, इतने वॉल्यूम का, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम है आपके पास, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो वाटर की क्वांटिटी, देखो अगर मैं इस फर्स्ट वाले केस में से इस वॉल्यूम के अंदर, ये जो डेल्टा वी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितना वाटर था, इस वॉल्यूम के वाटर का वेट माइनस कर दो। तो दोबारा से सुनो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूँ, दोबारा से सुनो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट वाले केस में वेट ऑफ वाटर आपने पता कर दिया कि फर्स्ट केस में जो वेट ऑफ वाटर था वो आपको पता है, ये है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द वेट ऑफ वाटर इन द केस नंबर 1। अब मैं पहले वाले केस में जो वाटर की क्वांटिटी थी, उस वाटर की क्वांटिटी में से, उस वाटर की क्वांटिटी में से अगर ये जो डेल्टा वी वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर का वेट चेंज हुआ है उसको माइनस कर दूं, तो क्या मुझे इस वॉल्यूम में कितना वाटर का वेट प्रेजेंट है वो मिल जाएगा क्या, बोलो, मिल जाएगा क्या, मिलेगा नहीं मिलेगा, सब लोग बताओ क्लियर है क्या चीज, ये पॉइंट सबको क्लियर है। क्या बताया मैंने, मैंने ये बताया कि अगर पहले वाले के वाटर के वेट में से, केस नंबर 1 में जो वाटर का वेट था, उस वाटर के वेट में से इस डेल्टा वी वॉल्यूम में, इस डेल्टा वी वॉल्यूम में जो डेल्टा वी वॉल्यूम का, अब भाई आपको पता है ना, अगर आप सैंपल को सुपर सैचुरेशन कंडीशन से ड्राई करके लेके आओगे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा ना, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सुपर सैचुरेशन कंडीशन से आप सैंपल को ओवन ड्राई करो, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वो आप ऑलरेडी जानते हो डायग्राम में। तो इतना वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इतना वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, दैट इज डेल्टा वी, ये वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ है डेल्टा वी। सो इस डेल्टा वी वॉल्यूम में, इस डेल्टा वी वॉल्यूम में कितना वाटर का वेट था, मैं अगर उस वाटर के वेट को माइनस कर दूं किस में से, पहले वाले केस में जो वाटर का वेट है, तो क्या मुझे इस सेकंड वाले केस में जो वाटर का वेट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी क्या, एक बार ये सोच के बताओ, बस यही लाइन है इस डेरिवेशन में और कुछ नहीं है, बोलो। बताओ एक बार सब लोग बताओ, क्लियर है क्या डेरिवेशन, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? हम्म, कोई किसी को डाउट इस वाले स्टेप में, बस यही एक स्टेप है, ओके। तो कैसे पता करोगे, अब कैसे लिखोगे इसको आप, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका है, सर एक बार फिर देखो, देखो दोबारा से समझो। मैंने क्या बताया, मेरा काम था मुझे वाटर कंटेंट पता करना है, मुझे श्रिंकेज लिमिट पता करना है, श्रिंकेज लिमिट पता करना है, मतलब आप सेकंड केस में आपका जो वाटर कंटेंट है वो आप पता करना चाहते हो, भाई सेकंड केस में जो वाटर कंटेंट है, सेकंड केस में जो वाटर कंटेंट, दैट इज श्रिंकेज लिमिट ओनली। सेकंड केस में जो वाटर कंटेंट है वही तो श्रिंकेज लिमिट है। सो सेकंड केस में वाटर कंटेंट कितना होगा, वेट ऑफ वाटर इन द केस नंबर 2, सेकंड केस में कितना वाटर का वेट है डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड्स, ये होगा।
water content in the case number 2 will be equal to what? Weight of water in the case number 2 divided by the weight of the solids. अब weight of solid निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, weight of solid निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने थर्ड केस में ड्राइड कंडीशन में इसका वेट ऑलरेडी पता कर रखा होगा. weight of solid will be equal to the weight in the case number थर्ड, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब मेन दिक्कत किसमें थी? weight of water पता करने में दिक्कत थी, जो कि सेकंड केस में प्रेजेंट है. आप सेकंड केस में वाटर कंटेंट निकालना चाहते हो तो आपको वेट ऑफ वाटर भी सेकंड केस का ही कंसीडर करना पड़ेगा. तो सेकंड केस में कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो चीज आपको देखना है. अब देखो कैसे करोगे. अगर आप पहले केस में, फर्स्ट केस में आपके पास जो वाटर का वेट प्रेजेंट है, फर्स्ट केस में आपके पास कितना वाटर का वेट प्रेजेंट है? W1 माइनस WS. W1 माइनस WS इज द वेट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द केस नंबर 1. अब अगर आप इस वाटर की क्वांटिटी में से, इस वाटर के वेट में से, W1 माइनस WS जो कि पहले केस में वाटर का वेट है, अगर आप इस वाटर के वेट में से इस डेल्टा वी वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर का वेट आ रहा होगा, ये जो डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज हुआ है ना यहाँ पे वाटर, और ये वॉल्यूम चेंज किसका है एक्चुअल में? ये वाटर का ही तो वॉल्यूम चेंज है. इस डेल्टा वी वॉल्यूम में जितना वाटर का वेट आया है, अगर आप उस वेट को माइनस कर दोगे पहले केस के वाटर के वेट में से, अगर आप इस डेल्टा वी वॉल्यूम में कितना वाटर का वेट आया है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे, तो क्या आपको इस वाले पार्ट में कितना वाटर का वेट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी क्या? बोलो वर्षा, क्लियर है? बताइए क्लियर है नहीं है? डेल्टा वी वॉल्यूम में कितना वाटर का वेट था, उस वेट को आप माइनस कर दो किस में से? पहले केस में जो वाटर का वेट था उसमें से, तो आपको रिमेनिंग वॉल्यूम में जो वाटर का वेट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. बोलो क्लियर है क्या? सर अगर हम सेकंड केस में से थर्ड केस माइनस करें तो सेम आएगा. सेकंड केस में से अगर आप थर्ड केस माइनस करोगे तो सेम आएगा. सेकंड केस में से अगर आप थर्ड केस माइनस करोगे तो हाँ सेम आएगा, बिल्कुल सेम ही आ रहा है. यस सेम ही आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम सेम आएगा. ठीक है, तो वर्षा ये क्लियर है क्या पॉइंट? अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बोल दो एक बार जिसको अगर कोई दिक्कत है तो. चलिए, सो क्लियर है. तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? V1, देखो जरा यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? V1 माइनस V2 डिवाइड इंटू गामा W. V1 माइनस V2 इंटू गामा W. यस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट. देखो यही लिखा है एज इट इज. V1 माइनस V2 इंटू गामा W, दैट इज दी वेट ऑफ द वाटर. ये वो वेट ऑफ वाटर है जो किस डेल्टा V वॉल्यूम में आया होगा. आपने क्या करा? पूरे वॉल्यूम में से इस V2 को माइनस करा, V1 में से V2 को माइनस करा, तो आपके पास ये डेल्टा V वॉल्यूम आ गया. अब इस वॉल्यूम को आप गामा W से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास वाटर का वेट आ गया. ये वाला टर्म क्लियर हो गया नहीं हो गया सब लोगों को? बस यही इसका डेरिवेशन था और इसमें कुछ नहीं है. ये डेरिवेशन क्लियर हो गया सबको यहाँ से? ये वाला स्टेप जो था, इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? क्या स्टेप सभी को क्लियर है? चलिए, सो बस अब इसका हो चुका डेरिवेशन आपका ना. सो ये क्या था आपका? वेट ऑफ वाटर आ गया किसमें? केस नंबर 2 में. अब आप क्या कर लो, इसको डिवाइड करा लो. सो वाटर कंटेंट निकालना है आपको, श्रिंकेज लिमिट निकालना है. इट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या लिखा आपने? ये किसके बराबर होगा? W1 माइनस WS माइनस माइनस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इंटू गामा W, V1 माइनस V2 इंटू गामा W इंटू गामा W इंटू गामा W डिवाइडेड बाय weight of the solids divided by the weight of the solids, that will be divided by the weight of the solids. ये किसके बराबर हो गया? डिवाइडेड बाय weight of the solids. अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि W1 माइनस WS डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W weight of solids, weight of solids. सो दो रिलेशन आ गए. एक रिलेशन तो ये आ गया आपके पास में, एक रिलेशन तो ये आ गया आपके पास श्रिंकेज लिमिट का, एक रिलेशन तो ये आ ही गया आपके पास में श्रिंकेज लिमिट का, एक रिलेशन तो ये आ ही गया आपके पास श्रिंकेज लिमिट का, है ना? ये रिलेशन है. और दूसरा रिलेशन कैसे लिख सकते हो? ये W1 माइनस WS डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर है? ये क्या लिखा है आपने? W1 माइनस वेट ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड्स. ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है?
ये किसकी वैल्यू लिखी है, बोलो। W, ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है? अरे ये क्या सिंपल वाटर कंटेंट इन द केस नंबर 1 नहीं लिखा क्या? क्या ये केस नंबर 1 वाटर कंटेंट? यस, मॉइस्चर कंटेंट इन 1, यस बिल्कुल। वही है कि वाटर कंटेंट इन द केस 1 लिखा है क्या भाई? ये आप देखो ना, W1 माइनस WS क्या है? वेट ऑफ द वाटर इन द केस नंबर 1 है। W1 माइनस WS इज द वेट ऑफ वाटर इन केस नंबर 1 डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड्स। W1 माइनस WS इज द वेट ऑफ द वाटर इन द केस नंबर 1। इसको आपने वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड करवाया, तो क्या ये वाटर कंटेंट इन केस 1 नहीं लिखा हुआ क्या? सो इट इज एक्चुअली वाटर कंटेंट इन द केस नंबर 1 माइनस माइनस V1 माइनस, अब मैंने V2 को क्या लिख दिया, VD लिख दिया, इनटू गामा W डिवाइडेड बाय WD डिवाइडेड बाय WD। ये आ गया आपके पास में सेकंड रिलेशन, ये आपके पास में है सेकंड रिलेशन है, दिस इज सेकंड रिलेशन। दोनों रिलेशन आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। सो W1 माइनस V1 माइनस VD इंटू गामा W डिवाइडेड बाय WD प्राइवेट, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो क्या, WS इज इक्वल टू W1 माइनस WS माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। सो ये आता है आपके पास में ना। बताओ इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट हो तो आपको, श्रिंकेज लिमिट का कैसे फॉर्मूला आएगा, कैसे इसको डिटरमाइन करना है, वो तरीका बता दिया आपको। दैट मेथड वी हैव डिस्कस्ड, ये मेथड आपने डिस्कस कर लिया है। दैट मेथड वी हैव डिस्कस्ड। बोलो कोई किसी को डाउट इसमें किसी तरह का? चलिए क्लियर है। सो ये सबको क्लियर है ना, ये सभी को क्लियर है। सर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ये पूछ रहे हो या बताना चाहते हो? मतलब आप ये पूछ रहे हो कि सर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर ये बता रहे हो कि सर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अच्छा पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क भेजा है आपने कि पूछ रहे हो। सिंप्लीफिकेशन का तो मेरे ख्याल से और कोई इसका तरीका है नहीं, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हम इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसी की तरफ मूव करते हैं अभी, ठीक है। इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत सॉल्व करके एक और सिंपल सा रिलेशन आपके लिए निकाल के लेकर आएंगे अभी, ठीक है। बाकी ये भी एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको सिंप्लीफाई करके एक और फॉर्मूला भी ड्राइव कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आसान है इसके कंपैरिजन में, वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में आसान है, तो उसको देखते हैं अभी। तो इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक और रिलेशन निकालेंगे अभी। देखो जरा, देखो क्या है। अब यहाँ पे एक और रिलेशन आपको निकाल कर लेना है, लेकर आना है। देखो जरा क्या करना है। अगर मैं लिखूं आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम, और इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, क्वेश्चन आए हैं उसे काफी। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन केस सेकंड। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा सेकंड केस में? आप इसको लिख सकते हो क्या, VD माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू V2 माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप क्या लिखो यहाँ पे, नेक्स्ट आप लिखो कि वेट कितना होगा सेकंड केस में, वेट ऑफ वाटर इन केस सेकंड। वेट ऑफ वाटर कितना होगा सेकंड केस में, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लो, V2 माइनस, एक सेकंड, यस, VD माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इनटू गामा W, इनटू गामा W। बोलो कोई डाउट है इसमें? ये क्लियर है पॉइंट? ओके, ये क्लियर है ना। सो वेट ऑफ द वाटर इन द केस नंबर सेकंड इज इक्वल टू दिस, ये लिख दिया आपने। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि भाई वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इन, वाटर कंटेंट इन केस second, water content in the case number second will be what, weight of the water in the case number second divided by the ये एक सेकंड यहाँ पे इसको आप लिखो, ये वाटर है ना, weight of water, weight of water in the case number 2 divided by the weight of the solids, divided by the weight of the solids। उसको आप लिख सकते हो क्या, VD माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इनटू गामा W डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ द सॉलिड्स। यहां तक का ये सारा स्टेप क्लियर है? ये स्टेप सभी को क्लियर है? इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक और फॉर्मूला निकाल कर लेकर आएंगे अभी, वो इससे थोड़ा आसान रहेगा। बता दो मुझे, ये स्टेप सभी को क्लियर है क्या? बोलो। चलिए देखो जरा यहाँ पे क्या है कि हाँ, अभी मीनाक्षी आपने पूछा था कि सर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। ये जो यहाँ पे लिखा ना अभी आपने स्टेप, ये इसका एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ओनली, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना? तो क्योंकि वाटर कंटेंट सेकंड केस में किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द श्रिंकेज लिमिट ओनली, वही तो है श्रिंकेज लिमिट आपका, वही तो है ना श्रिंकेज लिमिट, दैट इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट ओनली। आप क्या करो, ड्राई वेट, ड्राई वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड्स इनटू गामा डब्ल्यू। अब डिपेंडिंग ऑन द डाटा, जैसा आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उसके हिसाब से आपको फॉर्मुला अप्लाई करवाना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में डाटा इस तरह का दे रखा है जो कि ऊपर वाले फॉर्मुले से हो पाएगा, तो आपको ऊपर वाला फॉर्मुला लगाना पड़ेगा। अब डाटा अगर आपको ड्राई वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने का अगर आपको तरीका बता रखा है, तो आप उसको अप्लाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाटा जैसा दिया है उसके हिसाब से लगाएंगे, तो ये एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है आपके पास में? आपके पास में रिलेशन बना क्या? सो W2 वाटर कंटेंट इन द केस नंबर 2, या फिर श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू VD by weight of the solids into gamma W minus volume of solids volume of solids divided by weight of the solids into गामा डब्ल्यू। आई थिंक इसको मैंने जस्ट ओपन करके लिखा है इसको, ठीक है, जस्ट ओपन करके लिखा है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये जो टर्म लिखा हुआ है वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड, ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? ये गामा ड्राई लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये गामा ड्राई नहीं लिखा ना, इसको ध्यान से देखो ना पढ़ के। ये गामा सॉलिड लिखा हुआ है, ये C1 अपॉन गामा सॉलिड लिखा है। ये क्या लिखा है? ये होता है एक्चुअल में एक तरह से आपका क्या, ये गामा सॉलिड लिखा हुआ है, 1 अपॉन गामा सॉलिड लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो भाई, गामा सॉलिड क्या होता है? गामा सॉलिड होता है यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड, क्या होता है? वेट ऑफ द सॉलिड टू द डिवाइडेड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, आपको पता है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा एस इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड लिखा हुआ है, मतलब ये 1 अपॉन गामा एस लिखा है ना, ये 1 अपॉन गामा एस लिखा हुआ है। तो इसको आप लिखो यहाँ पे गामा डब्ल्यू बाय गामा एस, गामा डब्ल्यू बाय गामा एस। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? इसके बारे में बताओ। ये क्या लिखा है? बोलो, ये क्या लिखा हुआ है? बताइए। ये 1 अपॉन गामा ड्राई लिखा है, यस करेक्ट। ये क्या लिखा है आपको? हाँ भाई, गामा ड्राई क्या होता है? गामा ड्राई होता है वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। गामा ड्राई होता है वेट ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आपका ड्राई कंडीशन में है, तो ये VD के बराबर ही तो है। आपने टोटल वॉल्यूम को ही तो VD लिखा हुआ है, V2 इज इक्वल टू VD जस्ट। सो वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम होता है गामा ड्राई, तो ये 1 अपॉन गामा ड्राई लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? 1 अपॉन गामा ड्राई लिखा है। इसको आप लिख सकते हो क्या? गामा डब्ल्यू बाय, इसको आप लिखोगे क्या? गामा डब्ल्यू बाय गामा डी, गामा डब्ल्यू बाय गामा डी आप इसको लिख सकते हो। सो बना क्या आपका यहाँ पे? श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू व्हाट? गामा डब्ल्यू बाय गामा डी, गामा डब्ल्यू बाय गामा डी, श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू बाय गामा डी माइनस गामा डब्ल्यू बाय गामा एस, माइनस गामा डब्ल्यू बाय गामा एस। अब मुझे ये बताना आप लोग, मुझे ये बताओ, ये गामा डब्ल्यू बाई गामा एस क्या लिखा हुआ है? ये गामा डब्ल्यू बाई गामा एस क्या लिखा है? बोलो, ये क्या लिखा हुआ है गामा डब्ल्यू बाई गामा एस? बोलो। बताओ।
ये जी एस लिखा है, यस ये क्या लिखा है 1/g लिखा हुआ है, बिल्कुल ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में 1/g लिखा हुआ है, करेक्ट, यस करेक्ट है। सो ये क्या लिखा है आपके पास, ये लिखा है आपके पास 1/g लिखा हुआ है, ये 1/g लिखा है, माइनस माइनस। अब मैं यहाँ पे आपको एक टर्म बता रहा हूँ जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद या फिर कल डिस्कस करेंगे। एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ जिसको शायद या तो हम कल डिस्कस करेंगे। ये जो होता है ना, ये लिखा हुआ है 1/r लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है 1/r लिखा हुआ है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी। ये वैसे क्या लिखा है 1/r लिखा हुआ है। सो ये क्या बन गया आपके पास में 1/r माइनस 1/g इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट। ये एक और रिलेशन आपके पास में आया, वन मोर रिलेशन, और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है रिसेंटली से, रिसेंटली से क्वेश्चन पूछा गया है। आर को मैं भी डिफाइन कर रहा हूँ कि आर क्या होता है। सो क्या रिलेशन है, श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू व्हाट 1/r माइनस 1/g। एक और रिलेशन आ गया आपके पास श्रिंकेज लिमिट का, यानी कि दो फॉर्मूले मैं आपको बता चुका। अब देखो जरा यहाँ पे, सबसे पहली बात तो जी क्या होता है, जी का तो आपको क्लियर था ही कि भाई गामा एस बाय गामा डब्ल्यू होता है, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू होता है। मुझे ये बताओ जीएम क्या होता है, जीएम, जीएम का फॉर्मूला क्या था, जीएम का फॉर्मूला क्या था, जीएम क्या होता है, जीएम क्या होता है, जीएम फॉर्मूला ऐसा ही रिलेशन बताया था ना जीएम के लिए भी, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, इसी तरह का सेम रिलेशन था कुछ, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। क्या बता रहे हो आप बताओ, गामा सॉइल बाय गामा डब्ल्यू होता है, क्या होता है गामा बल्क बाय गामा डब्ल्यू होता है। ये क्या होता है गामा बल्क बाय गामा डब्ल्यू होता है ना, ये होता है गामा बल्क बाय गामा डब्ल्यू होता है, यस ये गामा बल्क बाय गामा डब्ल्यू होता है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, ये जो आर है ना, आर जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज अ श्रिंकेज रेशियो, इसको कहते हैं हम श्रिंकेज, इसको हम डिफाइन करेंगे। अभी के लिए जस्ट बता दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज अ श्रिंकेज रेशियो, इसको श्रिंकेज रेशियो कहा जाता है। आर इज कॉल्ड एज अ श्रिंकेज रेशियो, एंड इस श्रिंकेज रेशियो का एक रिलेशन निकल कर आता है, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, बाद में बता दूंगा कैसे आया है। रिलेशन आता है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, रिलेशन आता है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, ठीक है। कल इसको मैं डिफाइन करूंगा आपसे श्रिंकेज रेशियो को, आज बता दिया जस्ट मैंने इसके बारे में आपको, कल हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे। सो मुझे ये बता दो अब जस्ट, क्या ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया क्या। अब आप यहाँ पे देखो ना, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू होता है। ये क्या लिखा था गामा डब्ल्यू बाई गामा लिखा था, मतलब ये क्या था 1/r लिखा हुआ था, ये 1/r था। सो ये आपके पास आ गया यहाँ से, बोलो क्लियर है क्या, कोई डाउट इसमें किसी तरह का, कोई दिक्कत। सो एक और रिलेशन आपके पास में आया है, सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फॉर्मुले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इनसे, रिसेंटली आने शुरू हुए हैं क्वेश्चन। सो ये पॉइंट सभी को क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी तरह का, कोई प्रॉब्लम है। सो आपका श्रिंकेज लिमिट का डिटर्मिनेशन भी हो चुका है कि भाई क्या श्रिंकेज लिमिट होगा, कैसे उसको डिटरमाइन करोगे, दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन हो गया आपका ना, श्रिंकेज लिमिट का डिटर्मिनेशन हो गया आपका, आपका जो है प्लास्टिक लिमिट आपने डिटरमाइन कर दिया है, प्लास्टिक लिमिट आपने डिटरमाइन कर दिया है ना। सो ये सब चीजें आती हैं आपके पास में, ठीक है। These things we have discussed. Now कुछ और इंपॉर्टेंट अब आपके पास टर्म्स हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट, आर को मैं डिफाइन करूंगा आपसे, कल डिस्कस करूंगा आर के बारे में ना, ठीक है। आज इसको शुरू नहीं करें, आज कुछ छोटे छोटे से 2-3 टर्म है आपके पास, उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम ले जाएगा अदरवाइज। ये जो छोटे छोटे टर्म है आपके पास में 2-3, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मैं पहले बताऊं आपको कि जैसे कल क्लास रहेगी आपकी, कल आप लोगों की क्लास रहेगी जियोटेक की, सॉइल की क्लास रहेगी सिर्फ, मतलब जिन लोगों का मॉर्निंग में बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है उनका बिल्डिंग मटेरियल की क्लास होगी, और जिन लोगों का सॉइल चल रहा है उनकी शाम को सॉइल की क्लास होगी। बोलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी। जैसे कल ऑफ किया था ना आपका, कल सारी क्लासेस, अच्छा कल सारी क्लासेस हैं, ओके 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 ओके। सो कल सारी क्लासेस हैं आपकी, मतलब कल आपका एफएम भी है और मॉर्निंग में सोम भी होगा, कल आपके एफएम एंड सोम दोनों चलेंगे, सोम एफएम सॉइल, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो वही अपना नॉर्मल जो चल रहा है वही क्लासेस का रहेगा आपका कल का स्लॉट, ठीक है कोई नहीं। तो सोम होगा, एफएम होगा, एंड जिनका बिल्डिंग मटेरियल चलता है उन लोगों का बीएम चलेगा, उनका बिल्डिंग मटेरियल ही चलेगा उन लोगों का, ठीक है। सो ये पॉइंट सभी को क्लियर है, ये पॉइंट सबको क्लियर है। नाउ मैं कुछ आपसे एक दो इंपॉर्टेंट मैं आपको जस्ट पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, वो पॉइंट लिखना आप जस्ट, ये तो क्लियर हो गया है, जस्ट एक दो पॉइंट लिखवाऊंगा, उनको लिख लो जरा।
ठीक है, उसके बाद फिर अपने कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है उनके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। 1-2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं आपको, उनको लिखना जरा आप लोग, 1 सेकंड। एक मिनट, लिखो जरा, नोट करके लिखो, एक लिखो, नोट करके लिखो। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्लास्टिसिटी लिखो, एक पॉइंट लिखो जस्ट आप, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी। वैसे ही मैंने बता रखा है बट थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि मतलब ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ आपको डेफिनेशन। द रीजन इज दैट कि आपका रिसेंटली असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट आया है, असर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट आया हुआ है आपका रिसेंटली। तो डायरेक्टली जो असर्शन रीजनिंग का जो स्टेटमेंट है वही डायरेक्टली स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वही डायरेक्टली स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा इन्होंने घुमाने का कोशिश किया, जिससे कि वो डाउट ना आपके माइंड में रहे कोई। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वो चीज हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है। बट रिसेंटली आई वाज चेकिंग दी क्वेश्चन मैं देख रहा था, तो वहां पे डायरेक्टली असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा है। तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो थोड़ा सा घुमा दिया उसमें, डायरेक्टली वही स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर ये क्या लिखवा दिया आपने। ठीक है, लिखो जरा, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल, plasticity is the property of soil, is the property of soil which plasticity is the property of the soil which allow it to, which allow it to, which allow it to be deformed rapidly, which allow it to be deformed rapidly, which allow it to be deformed rapidly, to be deformed rapidly, without rupture, without rupture, without rupture, without rupture, without rupture, and without any, and without any, and without any, and without any elastic rebound, and without any elastic rebound, without any elastic rebound, without any elastic rebound। ठीक है, without any elastic rebound। okay, so without any elastic rebound, all are and without any elastic rebound। चलिए, so ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को, बोलो क्लियर है पॉइंट। ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता था, ये पॉइंट आपको पता था, बट थोड़ा सा उन्होंने एक वर्ड डाला यहाँ पे, इलास्टिक रिबाउंड, मतलब उसमें कोई इलास्टिक रिकवरी वगैरह नहीं होती है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस होते हैं उसमें कोई इलास्टिक रिकवरी नहीं होती एक तरह से। ये जस्ट बताने का मतलब था कि इलास्टिक रिबाउंड का मतलब क्या है एक तरह से। सो डायरेक्टली ऐसा स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉब्लम आया आपको, तो वो डायरेक्टली मैंने स्टेटमेंट आपको उठा के दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई बोलो अगर किसी को कोई डाउट है तो इसमें किसी तरह का, इसमें कोई किसी तरह का आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी तरह की आपको? चलिए ठीक है, एक देखो जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, एक टेबल बनाओ मेरे साथ में, एक टेबल बनाइए मेरे साथ, टाइप ऑफ सॉइल, एंड इधर क्या होगा, आईपी। आईपी आप जानते हो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, टाइप ऑफ सॉइल एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एमसीक्यू में क्वेश्चन आए हैं इससे, तो मैं लिखवा रहा हूँ डायरेक्टली आपको, एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो टाइप ऑफ द सॉइल एंड आईपी, आईपी बोलने का मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आप जानते ही ऑलरेडी प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में, ऑलरेडी आपको पता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉइल्स आई एम गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। क्या क्या होता है, ग्रेवल होता है, ग्रेवल हो गया, नेक्स्ट हो गया आपके पास में क्या, सैंड हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, क्ले हो गया, फिर से क्ले हो गया, फिर से क्ले हो गया। ये वाला क्ले आपके पास कौन से वाला है, एलुवियल वाला है, एलुवियल वाला है। ये वाला कौन सा है, ब्लैक कॉटन वाला है, ब्लैक कॉटन वाला है। ठीक है, ग्रेवल कितना होगा, आईपी, आईपी बता दीजिए, आईपी कितना होगा, आईपी कितना होगा, आईपी, आईपी कितना होगा ग्रेवल के लिए, नोट डिफाइंड।
अरे ये तो आपको बताया हुआ है पहले, आपको ये पॉइंट बताया हुआ है ना कि ग्रेवल एंड सैंड कैसे सॉइल होते हैं, नॉन प्लास्टिक सॉइल होते हैं। अभी आपने स्टेटमेंट लिखा था नॉन प्लास्टिक सॉइल होते हैं। अभी आपको जो पहले टेबल बनवाई थी वहां पे बताया था ग्रेवल एंड सैंड आर नॉन प्लास्टिक सॉइल। नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए आईपी कितना होता है? नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए आईपी कितना होता है? आईपी कितना होता है नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए? 0 होता है ना भाई। ग्रेवल एंड सैंड आपको अभी टेबल बनवाई थी पीछे, वहां पे बताया था नॉन प्लास्टिक सॉइल है। नॉन प्लास्टिक सॉइल लिखा था वहां पे टेबल में, क्लियर कट आपने। नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए आईपी कितना होता है? नॉन प्लास्टिक सॉइल के लिए आईपी होता है 0, तो यहाँ पे 0 आएगा ना, यहाँ पे 0 आएगा दोनों में। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा निकल के, ये 0 आएगा। सो ऐसे नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है भाई? सिंपल, नॉन प्लास्टिक सॉइल है दोनों की दोनों। नॉन प्लास्टिक सॉइल क्या होता है? आईपी 0 होता है, नॉन प्लास्टिक के लिए 0 लिख दिया आपने यहाँ पे। सिल्ट, सिल्ट की अगर आप बात करोगे, सिल्ट के लिए दैट वैल्यू विल बी लाइंग इन द रेंज ऑफ द 10 to 15, 10 से 15 के बीच में होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा आपका? 15 से लगभग 100 के बीच में होगा, 15 से लगभग 100 के बीच में होगा। एंड लास्ट वाला जो होगा आपके पास लगभग ब्लैक वाला 100 से 250 के बीच में होगा। 100 से लगभग 250 के बीच में होगा, 100 से 250 के बीच में होगा। ठीक है, सो ये आता है टेबल। सो ग्रेवल का 0 हो गया, सैंड का भी 0 होता है क्योंकि नॉन प्लास्टिक सॉइल होते हैं। यहाँ पे लिख लो आप साइड में ना, कैसे हैं? नॉन प्लास्टिक सॉइल है। बाकी सीड का कितना होगा? 10 से 15 तक होगा। क्ले एलुवियल 15 से 100 तक होगा। ब्लैक कॉटन कितना हो जाएगा? 100 से 250 तक हो जाएगा। मुझे एक बात बता दो जरा, आपने कल एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन कराया था आपसे, जिसमें क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज हाई क्ले पार्टिकल्स। कौन सी सॉइल में ज्यादा क्ले पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा? एक क्वेश्चन लिखा था आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज मोर क्ले पार्टिकल्स। तो आपने कल ये बताने के लिए कि कौन सी सॉइल में ज्यादा क्ले के पार्टिकल है, किसको इंडिकेटर बनाया था? इंडिकेटर आपने किसको बनाया था? नहीं, मैंने आपसे कल वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, आईपी को इंडिकेटर बनाया था ना। आपने कल एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपसे पूछा था कि भाई कौन सी सॉइल में, चार आपको अलग अलग ए बी सी करके दे रखा था, उसमें से मैंने आपसे पूछा था कि बताओ इन चारों में से कौन सा सॉइल में ज्यादा क्ले के पार्टिकल्स हैं। तो आपने इंडिकेटर बनाया था किसको? आईपी को। वो चीज आप यहाँ से ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे। देखो कि सिल्ट में देखो जरा, सिल्ट अगर है, सिल्ट में क्या है? आईपी बहुत कम है। अगर सिल्ट है, सिल्ट में आईपी बहुत कम है, 0 नहीं है लेकिन कम है। तो सिल्ट अगर ज्यादा है, अगर आप सिल्ट बोलोगे सिल्ट ज्यादा है, अगर सिल्ट ज्यादा है दैट मीन्स आईपी कम रहेगा। अगर सिल्ट ज्यादा है तो मतलब आईपी कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिल्ट एक ज्यादा कोई प्लास्टिक सॉइल बिहेवियर शो नहीं करता है, कम प्लास्टिक है लेकिन 0 प्लास्टिसिटी नहीं है इसके पास, कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी होती है, तो कम रहेगा। अगर सिल्ट ज्यादा, आईपी कम। सिल्ट अगर कम, आईपी ज्यादा होगा। अगर क्ले ज्यादा तो आईपी ज्यादा होगा। या फिर आप बोलो कि अगर जिस सॉइल का आईपी ज्यादा है उसमें क्ले ज्यादा होगा। ये चीज आप इस टेबल से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। मोर आईपी मोर क्ले पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है। ये चीज आपको यहां से भी दिखाई दे रही है ना, इस टेबल से आ रहा है चीज समझ में? देख के ये यहां से भी क्लियर हो रहा है ना आपको? ठीक है, कि जितना ज्यादा आईपी मोर क्ले पार्टिकल, यहाँ पे लिख लो आईपी ज्यादा है, क्ले पार्टिकल क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। आईपी ज्यादा, क्ले पार्टिकल ज्यादा, आईपी कम, क्ले पार्टिकल कम है। सो इस तरह से आप कर सकते हो। और यही प्रॉपर्टी ना, यही जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपको यहाँ पे बताया, इसी सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप सॉइल का क्लासिफिकेशन भी करोगे आगे चल के। आगे चल के हम जस्ट, ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। सो सेम चीज के बेसिस पे, इस सेम प्रॉपर्टी के बेस पे, इस सेम प्रॉपर्टी को आप बेस बनाओगे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल्स। फाइन ग्रेन सॉइल्स की क्लासिफिकेशन के लिए यही सेम प्रॉपर्टी आपकी यूज करी जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक नया टर्म आपका शुरू कर रहे हैं, एंड द टर्म इज टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स, यस। सो द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक जो आपके पास में आएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी व्हाट? हेडिंग डालो टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज टफनेस इंडेक्स। एक सेकेंड। सो द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो आपके पास में है, दैट प्रॉपर्टी इज टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी है टफनेस इंडेक्स। छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी। सो द नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज टफनेस इंडेक्स। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई टी से। आईटी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टफनेस इंडेक्स को। सबसे पहले तो आपको देखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि व्हाट इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द टफनेस इंडेक्स। अब टफनेस इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिएगा। टफनेस इंडेक्स जो होता है आई टी, दैट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द आईपी बाय आईएफ। आईपी बाई आईएफ का रेशियो होता है।
अब आपको ऑलरेडी पता है आईपी का मतलब क्या होता है, आईएफ का मतलब क्या होता है। सो ये क्या है, आईपी बाई आईएफ मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दैट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय आईएफ क्या है यहाँ पे, आईएफ क्या होता है, डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स, डिवाइडेड बाय फ्लो। सो इनका रेशियो होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपसे डिस्कस करा कि भाई टफनेस इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स एक्चुअली होता है आईटी इज इक्वल टू व्हाट, आईपी बाई आईएफ का रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स इनका रेशियो रहता है। नाउ इसकी जो वैल्यू होती है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास, इसकी वैल्यू जनरली लाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू जनरली आपकी लाई करती है 0 से 3 के बीच में। ठीक है, वैल्यू जनरली लाई करेगी, वैल्यूज लाई इन द रेंज ऑफ द 0 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू जनरली लाई करेगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द टफनेस इंडेक्स विल बी लाइंग इन द रेंज ऑफ 0 to 3, 0 to 3 के बीच में इसकी वैल्यूज क्या करती हैं, लाई करती हैं आपके पास 0 to 3 के बीच में। ठीक है, एक पॉइंट लिखो अब जरा, एक पॉइंट लिखो टफनेस इंडेक्स के अंदर, एक पॉइंट लिखो, आपने हेडिंग डाल रखी है सबने टफनेस इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसकी वैल्यू की रेंज क्या होगी वो रेंज आपको बता दिया। अब एक नोट लिखो आप जरा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तरह से इसके बारे में लिखो, लिखो इट इंडिकेट्स द that parameter indicates the shear strength of a soil. It indicates the shear strength of a soil. It indicates the shear strength of a soil at plastic limit. It indicates the shear strength of a soil at plastic limit. It indicates the shear strength of a soil at plastic limit. So it indicates the shear strength of a soil at plastic limit. Basically जो पैरामीटर है आपको आपकी सॉइल की shear strength की जानकारी देता है, कहाँ पे, at the plastic limit पे। आपको एक पॉइंट तो मैंने बताया था कि भाई अगर आप लिक्विड लिमिट पे देखोगे तो लिक्विड लिमिट पे ऑल द सॉइल मोस्टली सेम shear strength रखती हैं। क्या वैल्यू होती है, 22.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास वैल्यू होती है। ठीक है, 2.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होती है ऑल द सॉइल्स की लिक्विड लिमिट पे shear strength जो होती है। नाउ अब ये जो पैरामीटर है आपका टफनेस इंडेक्स, दिस पैरामीटर एक्चुअली डिफाइंस द shear strength। ये भी shear strength को डिफाइन करने में यूज करा जाता है, कहाँ पे, प्लास्टिक लिमिट पे। जिस समय पे आपकी सॉइल प्लास्टिक लिमिट पे प्रेजेंट है उसकी क्या shear strength है, दैट इज डिफाइंड एक्चुअली बाय दिस पैरामीटर। इसकी जो वैल्यू होती है जनरली 0 से 3 के बीच में लाई करेगी। एक और नोट लिखो, एक नोट और लिखो, इफ IT मतलब टफनेस इंडेक्स, इफ IT बोलने का मतलब टफनेस इंडेक्स लाइज बिलो 1 इज लेस देन 1। इफ IT, अगर IT जो है, इफ IT लेस देन 1, then the soil is assumed to easily crush, then the soil is assumed to easily crush, then the soil is assumed to easily crush at plastic limit, then the soil is assumed to easily crush at plastic limit, then the soil is assumed to easily crush at plastic limit, soil is assumed to easily crush at plastic limit। सो ये पैरामीटर था आपका, जस्ट जो भी आपको वैल्यू बताई है यहाँ पे 0 से 3 बताई है, सिंपली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे बताई है, एक्सपेरिमेंटली आपने करके देखा है तो ये आपको पता लगा कि हाँ लगभग इतनी वैल्यू निकल के आती है। इफ द टफनेस इंडेक्स इज लेस देन 1, अगर टफनेस इंडेक्स 1 से कम निकल कर आता है, इट इज अज्यूम्ड दैट आपकी जो सॉइल है वो बहुत इजीली क्रश कर जाएगी, कहाँ पे, प्लास्टिक लिमिट पे। सो ये पैरामीटर आपको प्लास्टिक लिमिट पे जानकारी बताता है क्या शेयर स्ट्रेंथ है। अगर 1 से कम निकल कर आता है तो आप मानते हो कि इजीली क्या कर जाएगा, सैंपल आपका क्रश कर जाएगा। ठीक है, सो जस्ट आपको एक छोटा सा टर्म था, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहीं पे मल्टीपल चॉइस वगैरह में टफनेस इंडेक्स के बारे में कि भाई बताइए क्या फॉर्मूला होता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके पास में आता है, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिससे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, दैट इज सेंसिटिविटी, सो द नेक्स्ट टर्म जो आपको डिस्कस करना है दैट इज सेंसिटिविटी। ST से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे, ST से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ST से। अब क्या मतलब होता है सेंसिटिविटी का, देखिएगा मतलब समझना है इसका। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि भाई
जस्ट एक जनरल टर्म है, बिल्कुल जनरल टर्म है। आपने अपने आसपास बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से लोग देखे होंगे आपने अपने आसपास जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपने अपने आसपास बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव लोग होने का मतलब क्या है? आप उनके साथ में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करो, वो क्या मान जाते हैं? बुरा मान जाते हैं एकदम। मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। या ऐसा देखा होगा, कहते हैं ना कि बहुत किसी किसी लोग की स्किन, पर्सन की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, इस तरह से सेम। मतलब थोड़ा सा भी अगर उनके साथ छेड़छाड़ हुई या कुछ भी हुआ तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा, बुरा मान जाएंगे। सो ऐसा ही सेम होता है सॉइल्स के साथ भी। सॉइल भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। क्या करती है सॉइल? सॉइल का क्या है कि भाई सॉइल भी सेंसिटिविटी बिहेवियर शो करता है, सॉइल भी सेंसिटिविटी बिहेवियर शो करता है। बोलने का मतलब ये है कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जो है, सॉइल की जो स्ट्रेंथ है, इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा कब? अगर आप उसका वाटर कंटेंट सेम। अब देखो एक बात समझना आप, आपने कंसिस्टेंसी टॉपिक पढ़ा, अभी आपने कंसिस्टेंसी टॉपिक पढ़ा। कंसिस्टेंसी टॉपिक में आपका जो पूरा का पूरा वेरिएशन हो रहा था, जो भी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हो रहा था, स्ट्रेंथ में, है ना, स्टेट में, वो सब किसके साथ क्यों हो रहा था? वो वेरिएशन, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट वेरिएशन? उस वेरिएशन का रीजन क्या था? उस वेरिएशन का रीजन क्या था? उस वेरिएशन का रीजन क्या था होने का? बोलो, वो वेरिएशन क्यों होता था? वाटर, यस, रीजन क्या था? वाटर। सिंपली आप वाटर चेंज करते जा रहे हो, वेरिएशन होता जा रहा है। वाटर चेंज करा आपने, कहीं पे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, कहीं पे लिक्विड पहुंच गया, कहीं पे सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, तो दैट वाज वेरिएशन। दैट वेरिएशन वाज बिकॉज ऑफ द वाटर ओनली। यानी कि आपको पता लग रहा था कि भाई जो वेरिएशन हो रहा है, दैट वेरिएशन वाज बिकॉज ऑफ द वाटर, दैट वाज बिकॉज ऑफ द वाटर। यानी कि अगर आप वाटर कंटेंट चेंज करोगे, सो सॉइल की स्टेट चेंज कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ में चेंज हो रहा है। लेकिन सेंसिटिविटी एक ऐसा पैरामीटर है, सेंसिटिविटी ऐसा पैरामीटर है जो कि आपको सॉइल की स्ट्रेंथ का चेंज तो शो करेगा, ये भी सॉइल की स्ट्रेंथ का चेंज ही शो करेगा। जैसे कि वो पैरामीटर शो करता है ना कंसिस्टेंसी, ये भी सेम सॉइल की स्ट्रेंथ का चेंज ही शो करेगा। लेकिन द पॉइंट इज दैट ये चेंज शो करेगा एट सेम वाटर कंटेंट, एट सेम वाटर कंटेंट। अगर आप सॉइल में वाटर कंटेंट चेंज भी नहीं कर रहे हो ना, अगर आप वाटर कंटेंट नहीं भी चेंज कर रहे हो, तब भी उनकी स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है। अब सेम वाटर कंटेंट पे जो स्ट्रेंथ का चेंज हो रहा है, दैट चेंज इज शोन बाय द पैरामीटर सेंसिटिविटी। सो मुझे पहले तो ये बताओ, कंसिस्टेंसी में और सेंसिटिविटी में दोनों में फर्क आया क्या आपको समझ में? सेंसिटिविटी तो चेंज शो करता है कब? सेम वाटर कंटेंट पे। स्ट्रेंथ में चेंज शो करता है सेंसिटिविटी सेम वाटर कंटेंट पे, लेकिन कंसिस्टेंसी स्ट्रेंथ में चेंज करता है वेरिएशन ऑफ वाटर कंटेंट के साथ में। सो दोनों में समझ में आया नहीं आया? बोलो, दोनों पैरामीटर्स में डिफरेंस आपको समझ में आया? ओके। सो ये सेम वाटर कंटेंट, अब ये क्यों होता है कि सेम वाटर कंटेंट पर स्ट्रेंथ क्यों चेंज हो जाती है? भाई चलो ठीक है, वाटर कंटेंट चेंज हुआ तो स्ट्रेंथ चेंज हो गई, बट सेम वाटर कंटेंट पे स्ट्रेंथ का चेंज क्यों हो रहा है? इसके कई सारे रीजन होते हैं, वो रीजन हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, सेम वाटर कंटेंट पे स्ट्रेंथ का चेंज क्यों होता है, वो रीजन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी अभी के लिए मैंने बता दिया आपको कि सेम वाटर कंटेंट पे जो स्ट्रेंथ का चेंज हो रहा है, दैट इज शोन बाय द सेंसिटिविटी, एंड वाटर कंटेंट के वेरिएशन के साथ जो स्ट्रेंथ का चेंज हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंसिस्टेंसी एक्चुअली। ठीक है, सेंसिटिविटी में पहले आप एक टर्म लिखो, एक डेफिनेशन लिखो पहले इसमें आप। सेंसिटिविटी में डेफिनेशन लिखिए पहले, क्या होता है सेंसिटिविटी, लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखो सेंसिटिविटी में, लिखो फॉर कोहेसिव सॉइल्स, फॉर कोहेसिव सॉइल्स लिखो, फॉर कोहेसिव सॉइल्स, फॉर कोहेसिव सॉइल्स अपॉन रिमोल्डिंग, फॉर कोहेसिव। सर आईटी की वैल्यू हाई होगी तो लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ भी हाई होगा, तो लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ, आईटी की वैल्यू हाई होगी तो लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ भी हाई होगा, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ भी हाई होगा। एक सेकेंड, आई एफ, आई टी की वैल्यू हाई होगी जब आपका आई एफ क्या होगा, कम होगा, आई एफ आपका क्या होगा, कम होगा। और आई एफ कम होने का मतलब क्या है? देखिएगा जरा मीनाक्षी, आई टी की वैल्यू आपकी हाई होगी जब आपका फ्लो इंडेक्स कम होगा, है ना मीनाक्षी? आईटी की वैल्यू हाई होगी जब आपका फ्लो इंडेक्स कम होगा, और फ्लो इंडेक्स कम होने का मतलब है कि लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कम है। ये आपने पढ़ा हुआ है ना फ्लो इंडेक्स का सिग्निफिकेंस? हाँ, तो फ्लो इंडेक्स कम होने का मतलब है कि लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या है आपका, कम है। तो आपका ये समझ में आ रहा है कि आईटी हाई है, दैट मीन्स कि लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एक तरह से कम निकल कर आ रहा है, अगर आप इसका देखोगे तो। क्योंकि आईटी ज्यादा कब हो रहा है? जब आईएफ कम हो। आईएफ कम होने का मतलब क्या है? आईएफ कम होने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कम निकल के आ रहा है। आईएफ कम होने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कम है, दैट मीन्स कम निकल के आएगा। आईपी को देखो तो, आईपी को देखो तो, आईपी को देखो तो, एक्चुअली में आईपी को अगर देखें हम, आईपी आपको शेयर स्ट्रेंथ का लॉस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आईपी आपको शेयर स्ट्रेंथ का लॉस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है?
प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी एक्चुअली ट्राइंग टू सिग्निफाई द प्लास्टिसिटी बिहेवियर ऑफ द सॉइल ओनली। वो सिर्फ प्लास्टिसिटी बिहेवियर को शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज्यादा सैंपल आपका रिमोल्ड हो सकता है। जस्ट लॉस ऑफ shear strength is being represented by the flow index। तो आपने shear पे कमेंट किया था, शेयर पे आपने कमेंट किया था, तो शेयर हमारा फ्लो इंडेक्स से रिप्रेजेंट होता है। शेयर का जो लॉस है वो फ्लो इंडेक्स से रिप्रेजेंट होता है। चलो सो सेंसिटिविटी के बारे में लिखो एक पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट लिखो सेंसिटिविटी के बारे में लिखना। फॉर कोहेसिव सॉइल्स, फॉर कोहेसिव सॉइल्स, फॉर कोहेसिव सॉइल्स अपॉन रिमोल्डिंग, अपॉन रिमोल्डिंग, फॉर कोहेसिव सॉइल अपॉन रिमोल्डिंग, अपॉन रिमोल्डिंग, अपॉन रिमोल्डिंग, a loss of strength for cohesive soil upon remolding, upon remolding, a loss of strength is observed, 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 a loss of strength is observed even at even at even at same water content, even at same water content, even at same water content। so क्या लिखा आपने कि for cohesive soil upon remolding a loss of their strength is observed, a loss of strength is observed even at same water content, even at same water content, and this loss of strength and this loss of strength, this loss of strength upon remolding, and this loss of strength upon remolding, and this loss of strength upon remolding, this loss of strength upon remolding is represented by sensitivity, is represented by sensitivity, is represented by sensitivity, is represented by sensitivity। sensitivity इसको define करता है, sensitivity is represented by sensitivity। सबसे पहला एक important point तो ये है, आपने जो लिखा है ना यहाँ पे at same water content, at same water content, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सेंसिटिविटी आपको सेम वाटर कंटेंट पे चेंज शो करता है। ठीक है, एट सेम वाटर कंटेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, एट सेम वाटर कंटेंट। सो मुझे बताओ सबने डेफिनेशन लिख लिया? डेफिनेशन लिख लिया सबने? डेफिनेशन लिख लिया आपने? ओके अब देखो जरा इसका फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला जो होगा आपके पास में, सेंसिटिविटी जो होता है दैट इज, सेंसिटिविटी इज व्हाट, UCS, UCS अनडिस्टर्ब्ड, सॉइल, और ये किसके लिए है? रिमोल्डेड सॉइल, रिमोल्डेड सॉइल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंसिटिविटी। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका? सेंसिटिविटी का। यहाँ पे मतलब समझो आप कि क्या टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सबसे पहले तो आपको बताया कि सेंसिटिविटी बताता क्या है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बताता है सेम वाटर कंटेंट पे। फॉर्मूला क्या होता है कि UCS अनडिस्टर्ब्ड सैंपल डिवाइडेड बाय द UCS ऑफ द रिमोल्डेड सैंपल। अब ये देखो आप, सबसे पहले तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का मतलब क्या है? अनडिस्टर्ब्ड सैंपल होने का मतलब क्या है कि जब हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी हुई है। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या है कि अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में नाम में लिखा हुआ है अनडिस्टर्ब्ड, कोई किसी तरह का आपने उसको चेंज करने की कोशिश करी, कुछ नहीं आपने उसके साथ छेड़छाड़ करी, दैट इज कॉल्ड एज अनडिस्टर्ब्ड। रिमोल्डेड का मतलब क्या है? आपने उसको रिमोल्ड करा दिया किसी दूसरी कंडीशन में, आपने उसको रिमोल्ड कर दिया किसी दूसरी शेप में, आपने उसको रिमोल्ड कर दिया किसी दूसरे स्टेट में, दैट इज कॉल्ड एज रिमोल्डेड। मीनिंग समझ में आया? अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या है, रिमोल्डेड का मतलब क्या है? अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या है, रिमोल्डेड का मतलब क्या है? इसका मीनिंग आपको समझ में आया? आया नहीं आया बोलो? ये क्लियर है? अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या है, रिमोल्डेड का क्या है? अब देखो जरा यहाँ पे, अब ये UCS क्या है, इस UCS के बारे में लिखो। ये UCS क्या होता है आपका? UCS के बारे में लिखिए। दिस UCS इज कॉल्ड एज अनकन्फाइंड, दिस इज कॉल्ड एज द अनकन्फाइंड, दिस इज कॉल्ड एज अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड
दिस इज कॉल्ड एज अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव strength. This is called as unconfined compressive strength of the sample. This is called as the unconfined compressive strength of the sample. इसको कहते हैं unconfined compressive strength of the sample. This is called as unconfined compressive strength. इसको unconfined compressive strength कहते हैं. And अभी के लिए जो पैरामीटर है ना आपका unconfined compressive strength, अभी के लिए जो पैरामीटर है आपका unconfined compressive strength, इस पैरामीटर को आप छोड़ दीजिए. ये टॉपिक आपका अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये डिटेलिंग में डिस्कस होगा कहाँ पे, जब आप टॉपिक पढ़ोगे शेयर स्ट्रेंथ. आप जब सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ोगे वहां पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को. अभी हमें वो कॉन्सेप्ट्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है इसको समझने के लिए उनका आइडिया नहीं है. हमें जिन कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए अभी हमें उनका आइडिया नहीं है. सो अभी के लिए आप इस टॉपिक को स्किप कर दो. जस्ट ये याद रखो कि हाँ सेंसिटिविटी होता क्या है. अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिमोल्डेड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिमोल्डेड सैंपल. दिस इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिविटी. अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, दैट थिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक. इसको मैं शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगा. ठीक है, वहां पे इसका टेस्ट होता है, पूरा टेस्ट होगा, टेस्ट के हिसाब से समझाया जाएगा आपको कि कैसा होता है बेसिकली अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है, सो इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं. इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट स्किप कर रहे हैं. क्लियर है. अब मैंने आपको बताया कि भाई स्ट्रेंथ का लॉस होता है, स्ट्रेंथ का लॉस होता है इवन एट द सेम वाटर कंटेंट. इसका क्या रीजन हो सकता है कि व्हाई देयर इज अ चेंज, व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ इवन एट द सेम वाटर कंटेंट. इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हो सकता है स्ट्रेंथ का लॉस इवन एट द सेम वाटर कंटेंट. इसके बारे में देखते हैं. देखिएगा जरा, स्ट्रेंथ का लॉस कई वजह से होता है. स्ट्रेंथ का लॉस जो है वो आपको कई रीजंस की वजह से देखने को मिल सकता है. देखिए, देखो क्या क्या रीजन हो सकता है. जैसे कि इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. सॉइल का स्ट्रक्चर क्या कर गया, ब्रेक कर गया. जैसे कि लेट अस सपोज आपका ये प्लॉट है, आपका ये प्लॉट है, यहाँ पे आपको कोई घर बनाना है. आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई घर बनाना है. तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक्सकवेशन कर लिया. पहले आपने यहाँ पे क्या करा, सॉइल में एक्सकवेशन किया. आपने यहाँ पे क्या करा, एक्सकवेशन करा. जब आप यहाँ पे एक्सकवेशन करोगे तो एक्सकवेशन जब आप यहाँ पे करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट थी ना, इसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट थी, इसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट थी, उन सॉइल के पार्टिकल्स का, उन सॉइल के पार्टिकल्स का बिकॉज ऑफ दिस एक्सकवेशन, एक्सकवेशन आप समझ रहे हो, आपने यहाँ पे एक्सकवेशन करा तो होगा क्या, ये जो यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स थे, इन सॉइल के पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, इनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रक्चर होता क्या है कि इन पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है. कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे कि इन पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है. अब आप खुद से सोचो, अगर पार्टिकल का स्ट्रक्चर ब्रेक करा तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ का लॉस हो जाएगा. वाटर कंटेंट आपने चेंज नहीं करा, आप एक्सिबिशन कर रहे थे, आपने सॉइल को उठाया वहां से, जब आपने सॉइल को एक्सिबिट किया वहां से, तो होगा क्या, इन सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, सॉलिड्स का स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है. बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ चेंज इन द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का लॉस हो जाएगा वहां पे, देयर विल बी द लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ. ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा. नाउ अब मैं आपसे एक सिंपल सा एक पूछूं, आपने देखा होगा कि भाई, ऐसा सुना होगा आपने कि बहुत से लोगों की, लेट अस सपोज किसी पर्सन की कोई हड्डी है, बोन है बॉडी की, वो ब्रेक हो गई. कोई पर्सन था जिसकी कुछ बाई चांस किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई हड्डी बॉडी का ब्रेक हो गया, टूट गया, हड्डी टूट गई. तो मुझे ये बताओ, बोन जो होती है वो ठीक है, थोड़ी बहुत जुड़ जाती है, बट क्या उसमें कभी भी पुराना ओरिजिनल जैसी कंडीशन आ जाएगी, क्या ओरिजिनल जैसी स्ट्रेंथ वो गेन कर लेगा अपना. बोन जुड़ जाएगी, अपना कह देते हैं कि हाँ दोबारा से हो जाएगी रिकवर, लेकिन क्या पूरी तरह से स्ट्रेंथ आ जाएगी उसके पास में, नहीं आ पाती. वो ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं आ पाती. आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए, किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कहते हुए कि पैर में फ्रैक्चर हो गया, कि जैसे ही मैं थोड़ा सा रनिंग कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा खेल लेता हूँ तो मेरे पैर में दर्द होने लगता है. रीजन यही होता है. सेम यहाँ पर भी काम होगा. तो मुझे ये बताओ, अगर सॉलिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर गया, अगर सॉइल का यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा, तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर ब्रेक ये जो हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ का लॉस हुआ है, क्या आप उस लॉस को रिकवर कर पाओगे, क्या आप उस लॉस को रिकवर कर पाओगे, रिकवर नहीं कर पाओगे. यानी कि परमानेंट लॉस होता है. यानी कि क्या है, एक तरह से परमानेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है कैसा, परमानेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा, परमानेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. सो ये तो फर्स्ट आया आपके पास में, दिस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मास. सॉइल मास का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इसकी वजह से भी क्या होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है. नाउ अब नेक्स्ट क्या है आपके पास में, नेक्स्ट होता है आपका, जो इसको लिखो जरा, रीजन को लिखो, इसको राइट डाउन दिस पॉइंट, इसको पॉइंट को लिखो. इस पॉइंट को लिखिए.
This loss in strength, this loss in strength, this loss in strength, this loss in strength, this loss in strength at same water content, at same water content, at same water content is observed, is observed, is observed, is observed because of breaking down, because of breaking down, because of breaking down, because of breaking down of original structure, because of breaking down of original structure, because of breaking down of original structure of the soil mass, of the soil mass, because of breaking down of the original structure of the soil mass, because of breaking down of the original structure of the soil mass. ये पॉइंट सभी को क्लियर है? Is this point clear to everyone? बोलो, is this point clear to everyone? बताइए। चलिए, तो अब एक काम कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इसमें मुझे कुछ और पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है थिक्सॉट्रॉपी, वो भी मुझे आपसे कल बताना है। तो सेंसिटिविटी के बारे में आगे और फर्दर डिस्कशन कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है थिक्सॉट्रॉपी, थिक्सॉट्रॉपी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कल, ठीक है। थिक्सॉट्रॉपी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट आपके पास में आएगा कुछ, मुझे श्रिंकेज रेशो के बारे में आपको बताना है। आपसे आपने एक टर्म डिफाइन किया था ना आज, आर श्रिंकेज रेशो, इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करना है, श्रिंकेज रेशो के बारे में। सो मेरे ख्याल से कल ये वाला जो बेसिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट था ना आपका, ये बेसिक प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट था वो ओवर हो जाएगा। कल आपका जो बेसिक प्रॉपर्टी वाला पार्ट था वो ओवर हो जाएगा। एंड कल हम कोशिश करेंगे कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। कल हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करवाऊं मैं आपको क्वेश्चंस क्लास में ही। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक डिस्कस करे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपसे कल डिस्कस करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ पहले आप लोग, कि सपोज कुछ क्वेश्चंस का जो सेट होता है, कुछ क्वेश्चन की जो फाइल है, अगर मुझे वो आपको शेयर करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बिल्डिंग मटेरियल वाले ग्रुप में तो मैं कर देता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल वाले ग्रुप में तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे आप लोग बताओ कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन शेयर करने हैं आपको, तो मैं वो कैसे आपसे शेयर कर सकता हूँ? बोलो सर, ग्रुप बनवा दीजिए, ग्रुप बनवा दीजिए, असाइनमेंट। ग्रुप आपका बना हुआ है कोई? आपका कोई ग्रुप बना हुआ है क्या अभी सॉइल, मतलब कोई गेट कैंडिडेट्स का, कोई गेट स्टूडेंट का बना हुआ है ग्रुप? कोई नहीं बना हुआ है ग्रुप? तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक है, एक ग्रुप बना हुआ है, मैं एक काम कर लूंगा, मैं सर से बात कर लूंगा आज ना, मैं सर से बात कर लूंगा आज या कल मॉर्निंग में, कि तो या तो फिर वो उस ग्रुप में मेरे को ऐड कर देंगे, या तो उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, या फिर अगर ऐसा होगा पॉसिबल तो हम एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। बात करके मैं एक बार, या तो उस ग्रुप में ऐड कर देंगे मेरे को सर ना, या फिर हम कोई एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन लिखने में क्लास, आशुतोष सर ने उसमें सोम का असाइनमेंट भी भेजा था, ओके। सो आशुतोष सर ने उसमें सोम का असाइनमेंट भेजा था, मैं वही सर से बात कर लूंगा। ईएस ऐप वाले में भी भेज सकते हो, ईएस ऐप वाले में भी भेज सकते हो, हाँ उसमें भी भेज सकते हैं, बट शायद पता नहीं, मैं उसमें बैच में ऐड नहीं हूँ, शायद मैं उसमें बैच में ऐड नहीं हूँ। ईएस ऐप वाला जो बैच है उसमें मैं ऐड नहीं हूँ, तो उसमें मेरे को अगर ऐड होना पड़ेगा एक बार, तो वो सर से मैं बात कर लूंगा, या तो मुझे ऐड कर देंगे कहीं पे ना। डाउनलोड नहीं हो पाता, अच्छा डाउनलोड नहीं हो पाता है वहां से, ओके। तो कोई नहीं, अभी तो जैसे कल तो मैं करा दूंगा आपको, क्लास में ही लिखा दूंगा क्वेश्चन कल तो, लेकिन बाकी कल या परसों तक मैं सर से बात करके कुछ ना कुछ ग्रुप का अरेंजमेंट कर लूंगा, या तो मैं ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा सॉइल वाले में, या फिर कोई नया ग्रुप फॉर्म कर लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको काफी सारे प्रैक्टिस कराने हैं, एंड दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में लिखवा के प्रैक्टिस करवाऊं। तो क्या होगा बेनिफिट, कि मैं आपको ऑलरेडी रिटर्न फाइल सेंड कर दूंगा, लिखी लिखाई फाइल है, हाथ से लिख रखे हैं मैंने, उनको मैं आपको सेंड कर दूंगा, जस्ट आपका काम रहेगा उसको सॉल्व करना सिर्फ। इससे आपका काफी हद तक टाइम सेव हो जाएगा, इससे आपका टाइम काफी हद तक सेव हो जाएगा, ठीक है। सो कल तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस करे हैं उनसे रिलेटेड, ठीक। सो कल ये वाला पार्ट आपका ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा, प्रॉपर्टीज वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, जिसमें आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल के बारे में बात करोगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होंगे सॉइल्स के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर। सो आज यहीं पे ओवर कर रहे हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू एवरीवन, कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी अपना फिर कल ओवर कल डिस्कस करते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।